एक अध्याय एक प्रतिभा। अध्याय एक प्रतिभा। शाओ मेई 2 7वां चरण। स्तर उन्नत दानव परीक्षण शिला के सामने 14 वर्षीय लड़की ने धीरे धीरे अपनी हथेली पीछे खींच ली। उसके चेहरे पर एक मुश्किल से छुपाई जा सकने वाली मुस्कान थी। बेहद अद्भुत, वास्तव में पारिवारिक बीज स्तर पर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होने के योग्य। जिस गति से वह अभ्यास कर रही है उसे डॉ प्रैक्टिशनर बनने में शायद 3 साल नहीं लगेंगे। भीड़ की प्रशंसा और ईर्ष्या सुनकर लड़की के चेहरे पर मुस्कान के कुछ और निशान दिखाई दिए। शाओ मेई दानव परीक्षण मंच पर नीचे उतर रही थी। रास्ते में वह कुछ बहनों से बातचीत कर रही थी जिनके साथ आमतौर पर उसके अच्छे संबंध थे, लेकिन उसकी निगाहें भीड़ में इधर-उधर भटक रही थीं। फिर भी उस लड़के की आकृति यहाँ मौजूद नहीं लग रही थी, जिससे उसके स्वाभिमानी हृदय को थोड़ी सी हानि का एहसास हुआ। अगला जो सुन ए। परीक्षक की आवाज गूंजते ही एक और लड़की धीरे धीरे प्लेटफॉर्म के सामने की ओर चलने लगी। लड़की ने बैंगनी रंग की पोशाक पहनी हुई थी। उसका स्वभाव शालीन और संयमित था। सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित होने के बावजूद उसके युवा चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी। वह धीरे धीरे दानव परीक्षण शिला की ओर चली। सोने की किनारी वाली काली आस्तीनों के नीचे उसकी बर्फ जैसी सफेद कलाई दिखाई दे रही थी। जब उसने अपनी हथेली को दानव परीक्षण शिला पर दबाया और उसमें से 2 झींची की हल्की हल्की ऊर्जा प्रवाहित की। कुछ समय के लिए संपूर्ण दानव परीक्षण स्तंभ चकाचौंध भरी रोशनी से जगमगा उठा, जो पल भर में अपने चरम पर पहुंच गया। तेज रोशनी के कारण वहां मौजूद लोग अपनी आंखें पूरी तरह से खोल भी नहीं पा रहे थे। जब रोशनी कम होने लगी तब भी परीक्षक के चेहरे पर प्रशंसा के भाव छिपे नहीं रह सके। शाओ सुन ए 2 9वां चरण। स्तर उन्नत परीक्षक के। शब्द निकलते ही माहौल तुरंत उग्र हो गया। शाओ सुन ए दिखने में पहले से ही बेहद खूबसूरत थी, शाओ मेई से कहीं बेहतर। उसकी प्रतिभा को देखते हुए लोग उससे बेहद ईर्ष्या करते थे। युवा मिस सुनैर, आपके वर्तमान स्तर को देखते हुए आपको डोची चक्रवात को संघनित करने और 14 वर्षीय डो अभ्यासी बनने में आधे साल से भी कम समय लगना चाहिए। धन्यवाद। शाओ सुन एर को परीक्षक की प्रशंसा की परवाह नहीं थी। वह शाओ परिवार की सदस्य नहीं थी, लेकिन कुछ कारणों से वह शाओ परिवार में ही रह गई थी। शाओ परिवार के सदस्यों के बारे में किए गए मूल्यांकन से उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, सिवाय उस एक व्यक्ति के। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। शोरगुल से भरी भीड़ के बीच तालियों की गड़गड़ाहट असाधारण रूप से तेज थी और सभी का ध्यान ताली बजाने वाले व्यक्ति की ओर मुड़ गया। काले कपड़े पहने युवक इस समय पूर्वी छत पर बैठा था। उसके मुंह में सूखी घास का एक टुकड़ा था और उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था। ये तो शियाओ यान है। शियाओ परिवार में सभी लोग काले वस्त्र पहने इस युवक को पहचानते थे। यहाँ तक कि परीक्षक, जो कई वर्षों से दांव का अभ्यास कर रहा था, ने भी इस युवक से एक अथाह आभा का आभास किया। शाओ यान एक सदी में शाओ परिवार की नंबर 1 हस्ती थी, जिन्होंने 11 वर्ष की आयु में ही डोची चक्रवात का संघनन पूरा कर लिया था और 2 अभ्यासी के स्तर तक पहुंच गई थीं। अब 3 साल बीत चुके थे और एकांत प्रिय शियाओ यान किस मुकाम पर पहुंच गया था, यह कोई नहीं जानता था। हालांकि उन परिवारों के रवैये से आम दिनों में बड़ों का शियाओ यान के प्रति व्यवहार देखकर यह भी पता चलता था कि उनका दर्जा उनसे कम नहीं था। और परिवार के मुखिया शियाओ झान के कबीले के प्रमुख होने के नाते शियाओ यान जैसा अच्छा बेटा होने के कारण परिवार के भीतर उनकी प्रतिष्ठा भी अटूट थी। शाओ यान को देखते ही शाओ सुन एर के पहले से उदासीन चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। भाई शियाओ यान, मुझे लगा था कि आप नहीं आएंगे। शाओ सुन एर का चेहरा खुशी से खिल उठा था और उसके लहजे में थोड़ी सी झुंझलाहट झलक रही थी, मानो वह शिकायत कर रही हो। शाओ यान ने अपना सिर छुआ और मुस्कुराते हुए कहा, मैं इतने महत्वपूर्ण दिन को कैसे भूल सकती हूँ। बधाई हो, इस साल आप 2 प्रैक्टिशनर के पद पर पदोन्नत हो जाएंगी। शियाओ परिवार में शियाओ सुन एर का दर्जा बहुत खास था। यहाँ तक कि बड़े बुजुर्ग और कबीले के मुखिया भी उनका बहुत सम्मान करते थे, बल्कि यह भी कहा जा सकता है कि वे उनसे डरते थे। और केवल शियाओ यान ही एक ऐसी व्यक्ति थी जो उसके साथ इतनी नजदीकी से चल सकती थी। एक सदी में शियाओ परिवार के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में उनके रिश्ते ने किसी की ईर्ष्या को आकर्षित नहीं किया। सब कुछ इतना स्वाभाविक था। भाई शियाओ यान, मेरी 2 भी 7वें चरण तक पहुंच गई है। जब दोनों बात कर रहे थे तभी कुछ देर बाद शियाओ मेई वहां आ गई। वह एक नन्ही बिल्ली के बच्चे की तरह थी। उसकी आंखें शाओ यान की प्रशंसा की प्रतीक्षा कर रही थीं। अम्मा, चचेरी बहन शियाओ मेई भी बुरी नहीं है। कम से कम तुम वयस्कता समारोह से पहले एक डॉ अभ्यासी बन सकती हो। शाओ मेई के प्रति शाओ यान ने भी विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। हालांकि शाओ परिवार के सभी सदस्य उसका बहुत सम्मान करते थे, शाओ यान समझ गया था कि वे सब उसकी शक्ति और प्रतिभा से अचंभित थे। जरा सोचिए, अगर वह निकम्मा होता तो कितने लोग उसके साथ इतनी नजदीकी से चल पाते। लेकिन जियाओ जुन एर एक अपवाद थी। वह जियाओ यान की प्रतिभा को नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में उसे महत्व देती थी। कारण की बात करें तो जब भी वह इसके बारे में सोचता था, जियाओ यान को बेहद शर्म महसूस होती थी और वह हमेशा महसूस करता था कि वह जियाओ जुन एर का ऋणी है। हालांकि जियाओ जुन एर ने न केवल जियाओ यान को दोषी नहीं ठहराया, बल्कि वह उसके और करीब आती चली गई। भाई शियाओ यान, क्या आप कोशिश करने नहीं आ रहे हैं? सुनैर भी यह जानने के लिए बहुत उत्सुक है कि आप अब किस स्तर पर पहुंच गए हैं। सुनैर के उकसावे पर आसपास के कई शियाओ परिवार के शिष्य भी उत्सुकता से देखने लगे। सभी यह जानने के लिए बेताब थे कि शियाओ यान ने आजकल किस स्तर को प्राप्त कर लिया है। मैं बेहतर होगा कि इसे भूल जाइए। अवसर आप युवाओं के लिए छोड़ दीजिए, मैं इसमें दखल नहीं दूंगा। शाओ यान ने हल्की सी मुस्कान दी। उसके शब्दों ने अनगिनत लोगों की घृणा को भड़का दिया। वास्तव में जियाओ यान इस वर्ष केवल 14 वर्ष का था और उसकी नाममात्र आयु को गिने तो वह अधिक से अधिक 15 वर्ष का था। मेरी राय में शाओ परिवार के महान प्रतिभाशाली होने की उपाधि एक अनुचित प्रतिष्ठा मात्र है। आप दानव परीक्षण शिला तक जाने की हिम्मत नहीं करते, शायद इसलिए कि आपको डर है कि लोगों को पता चल जाएगा कि पिछले 3 वर्षों में आपकी प्रगति धीमी रही है। ठीक इसी क्षण एक बेमेल आवाज सुनाई दी। यह आवाज शियाओ निंग की थी, जो ग्रैंड एल्डर का पोता और शियाओ परिवार का दूसरा प्रतिभाशाली सदस्य था, जिसकी प्रतिभा शियाओ यान के बाद दूसरे स्थान पर थी। लेकिन इस दुनिया में सिर्फ पहला स्थान ही याद रखा जाता है। शियाओ परिवार में हमेशा दूसरे स्थान पर रहने के कारण उनकी तुलना अक्सर शियाओ यान से की जाती थी। समय के साथ इस शियाओ परिवार के प्रति उसकी शत्रुता बढ़ती गई। उससे भी अधिक शक्तिशाली प्रतिभा और भी गहरी होती चली गई। ठीक है, चूंकि हर कोई यह देखने के लिए इतना उत्सुक है कि मैं किस स्तर तक पहुंच गया हूं, तो मैं इस दानव परीक्षण स्तंभ के पास जाकर इसका परीक्षण करूंगा। हालांकि सभी को मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि आपको बहुत बड़ा झटका लगे। अपनी बात समाप्त करते ही जियाओ यान ने सबकी निगाहों के सामने से छलांग लगाई और दानव परीक्षण स्तंभ पर जा उतरी। इसके बाद उसने दानव परीक्षण शिला पर अपनी हथेली मारी। जैसे ही उसने उसमें डोची ऊर्जा डाली, दानव परीक्षण शिला तुरंत ही चकाचौंध भरी रोशनी से जगमगा उठी, ठीक उसी तरह जैसे पहले शियाओ सुन एर के साथ हुआ था।
हालांकि बहुत ही जल्दी यह प्रकाश तेजी से रूपांतरित हो गया, एक जीवंत धधकते लाल रंग में बदल गया, जिसने आकाश को शाम की सुनहरी रोशनी की तरह रोशन कर दिया। जियो यान 2 क्यूई 9 स्टार डोजे 9 सितारा डोजे शियाओ यान का वास्तविक स्तर नहीं था, बल्कि दानव परीक्षण स्टेले अधिकतम 9 सितारा डोजे तक ही प्रदर्शित कर सकता था। जैसे ही यह परिणाम सामने आया, वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। 3 साल बीत चुके थे और इस प्रतिभाशाली व्यक्ति की प्रतिभा और भी अधिक भयावह लग रही थी। साधना की प्रक्रिया हमेशा धीमी होती जा रही है, लेकिन शियाओ यान पर यह बात लागू नहीं होती दिख रही थी। कुछ लोग जब खराब प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें बस अधिक अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। शाओ यान ने एक वाक्य कहने के लिए अपना चेहरा घुमाया, फिर मुड़कर छलांग लगाई और शाओ शुन ए के बगल में जा गिरी। भाई शियाओ यान तो कमाल के हैं। शाओ शुन एर के चेहरे पर एक शानदार मुस्कान खिल उठी। यह एक ऐसा भाव था जो केवल शाओ यान के सामने ही देखा जा सकता था। आज मेरी माँ की पुण्यतिथि है, मैं कुछ अगरबत्ती जलाने जा रहा हूँ, क्या आप भी साथ आना चाहेंगे? शाओ यान को अपनी माँ की यादें बहुत धुंधली थीं। उसे बस इतना पता था कि जब वह 4 साल का था तब उसकी माँ का निधन हो गया था। कारण के बारे में उनके पिता ने कभी विस्तार से नहीं बताया, बस इतना कहा कि उनकी मृत्यु बीमारी से हुई थी। हालांकि अपनी उस माँ के प्रति, जिसके प्रति उसके मन में कोई गहरी छाप नहीं थी, जियाओ यान बहुत सम्मानजनक था और हर साल अगरबत्ती जलाने और उन्हें सम्मान देने के लिए जाता था। इसके अलावा जियाओ यान की माँ उन कुछ गिने चुने लोगों में से एक थीं जिनका उपनाम अलग था और जिन्हें पैतृक भूमि में दफनाया जा सकता था। पैतृक भूमि शियाओ परिवार की निषिद्ध भूमि थी। इस वंश से सीधे रक्त संबंध न रखने वालों को वहां प्रवेश करने की कोई योग्यता नहीं थी। इसके अलावा प्रत्यक्ष वंश होने के बावजूद एक दो प्रैक्टिशन की शक्ति का अभाव भी स्वीकार्य नहीं था। इसलिए जियाओ यान द्वारा अपनी युवावस्था में साधना करने के लिए कड़ी मेहनत करने का पहला कारण केवल अपनी माँ को सम्मान देने की योग्यता प्राप्त करना था। जियाओ जुन एर जियाओ परिवार की प्रत्यक्ष वंशज नहीं थी और न ही उसके पास एक दो अभ्यासी की शक्ति थी, लेकिन परिवार के भीतर जियाओ यान का बोलने का अधिकार इतना अधिक था कि 3 महान बुजुर्गों ने भी असहमति व्यक्त करने का साहस नहीं किया। शाओ यान ने शाओ शुन एर को आमंत्रित करने की पहल इसलिए भी की क्योंकि वह वास्तव में दूसरे पक्ष को अपने परिवार का सदस्य मानता था। ठीक है, इतने बड़े आयोजन के लिए मुझे स्वाभाविक रूप से भाई शियाओ यान के साथ ही जाना होगा। वे दोनों साथ साथ चले और असंख्य युवा शिष्यों की ईर्ष्यालु निगाहों के बीच से होते हुए परीक्षा स्थल से बाहर निकल गए। और जियाओ मेई दूर से उन दोनों को देखती रही जो धीरे धीरे दूर जाते जा रहे थे। उसके दिल में थोड़ी सी बेबसी उठ रही थी। क्या वह और वे अंततः 2 अलग अलग दुनिया के लोग थे? शाओ यान के हाथ में परिवार की 2 चीजें टैबलेट थी, जिससे उसे परिवार की पैतृक भूमि में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने और बाहर निकलने की अनुमति थी। इसके अलावा जियाओ यान ने इस पूजा के बारे में जियाओ जान से पहले ही बात कर ली थी, इसलिए पैतृक भूमि की सुरक्षात्मक भव्य संरचना को भी तदनुसार हटा दिया जाएगा। शियाओ परिवार के सभी वीर वरिष्ठों को मृत्यु के बाद यहीं दफनाया गया है। शायद एक दिन मैं भी अपनी जड़ों की ओर लौटूंगा और यहाँ आकर गहरी नींद सोऊंगा। अरे 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 भाई शाओ यान अभी बहुत छोटे हैं, आप ये कैसी बकवास कर रहे हैं? शाओ शुन एर ने एक हाथ से शाओ यान का मुंह ढक लिया और उसे घूरते हुए भौहें चढ़ा ली। माफ कीजिए, बात बस इतनी सी है कि जब भी मैं यहाँ आता हूँ मुझे अनेकों तरह की भावनाएं महसूस होती हैं। शाओ यान मुस्कुराई और इस बात को बीती बात मान लिया। शाओ यान अपनी माँ के शिलालेख के सामने सहजता से चली गई, जिस पर प्रिय पत्नी लिंगयाओ का मकबरा लिखा हुआ था, जिसे शाओ झान ने स्वयं बनवाया था। शियाओ शुन एर पहली बार शियाओ परिवार की पैतृक भूमि पर आई थी। शिलालेख पर नाम देखकर उसकी भौहें थोड़ी तन गईं। इस उपनाम के कारण जियाओ जुन एर ने इसे एक विशेष परिवार से जोड़ा, हालांकि यह महज एक संयोग भी हो सकता है। शाओ यान ने भंडारण वलय से अगरबत्ती की 3 छड़ें निकाली, फिर अगरबत्ती जलाने के लिए डोची का उपयोग अग्नि के रूप में किया, उन्हें लिंगयाओ की समाधि के सामने रखा और शिला की ओर 3 जोरदार सिर झुकाए। यानर इन सभी वर्षों में ठीक रहा है, माँ को अधोलोक के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद जियाओ यान ने एक झाड़ू निकाली और स्वयं शिलास्तंभ के चारों ओर गिरे हुए पत्तों को साफ किया, और जियाओ जुन एर ने भी झाड़ू उठाई और जियाओ यान के साथ मिलकर मकबरे की सफाई की। इन सब कामों को निपटाने के बाद जियाओ यान धीरे से मुड़ी और जियाओ जुन एर की ओर देखते हुए बोली, ठीक है, इस साल के लिए बस इतना ही, अगले साल इसी दिन हम फिर से माँ को श्रद्धांजलि अर्पित करने आएंगे। हमर शाओ शुन एर ने सिर हिलाया और शाओ यान के पीछे पीछे पैतृक भूमि के बाहर की ओर चलने लगी। आधा रास्ता चलने के बाद जियाओ यान अचानक रुक गया और जियाओ शुन एर से बोला, शुन एर, मेरे लिए तुम्हें इतना ज्यादा आत्मसंयम बरतने की जरूरत नहीं है। एक बात तो मान लो, तुम चाहे कितनी भी उत्कृष्ट बन जाओ, तुम्हारा भाई जियाओ यान फिर भी तुम्हारे कदमों पर चलेगा। शाओ यान के शब्दों से शाओ शुन एर की आंखें चौंक गईं, फिर एक प्यारी सी मुस्कान में बदल गईं। बिल्कुल, मुझे विश्वास है कि भाई शाओ यान मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। 2 अध्याय 2 षड्यंत्र आ। कुछ ही दिनों में शुनेर का 14वां जन्मदिन है। उसे उपहार में क्या दूं? शाओ यान के दिल में शुनेर का दर्जा बहुत ऊंचा था, जो केवल उसके अपने पिता शाओ जान के बाद दूसरे स्थान पर था। हर साल उसे अपने जन्मदिन पर काफी सारे उपहार मिलते थे, लेकिन केवल शुनेर के उपहार ही वास्तव में शियाओ यान के दिल को भाते थे। शर्मनाक बात यह थी कि इतने वर्षों तक उनका अधिकांश समय और ध्यान कल्टिवेट पर ही केंद्रित रहा था, और गहन चिंतन करने पर उन्हें अप्रत्याशित रूप से यह एहसास हुआ कि उन्होंने कभी भी गंभीरता से उसे कोई उपहार नहीं दिया था। अब जब वह 2 जी के 9वें चरण में पहुंच चुकी थी और संयोग से यह उसके 14वें जन्मदिन के साथ मेल खा रहा था, तो जियाओ यान ने उसे खुश करने के लिए जन्मदिन का उपहार देने के बारे में भी सोचा। हालांकि जियाओ यान जानता था कि वह जो कुछ भी भेजेगा जुनेर उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेगी, उसे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन वह उसे यूं ही लापरवाही से टाल नहीं सकता था। शाओ यान गरीब नहीं था, बल्कि इसके विपरीत वह बेहद धनी था। उसे हर महीने जेब खर्च के रूप में पूरे 1000 सोने के सिक्के मिलते थे। इतनी अधिक मासिक तनख्वाह परिवार के तीनों वरिष्ठों की तनख्वाह से भी अधिक थी। हालांकि काफी लोगों का मानना था कि यह पद बहुत ऊंचा दिया गया था और उन्हें संदेह था कि कबीले का मुखिया व्यक्तिगत लाभ के लिए सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है, लेकिन किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में जियाओ यान की प्रतिष्ठा बहुत ही व्यापक थी। हालांकि जियाओ यान ने इस पैसे को ठीक से बचा लिया था, और अब जब वह इसके बारे में सोचती है तो उसके पास पहले से ही दसियों हजार रुपए थे। 3 लोगों के एक साधारण परिवार के लिए 1 साल तक गुजारा करने के लिए सिर्फ 20 से कुछ अधिक सोने के सिक्के ही काफी थे, और जेब खर्च के रूप में दसियों हजार सोने के सिक्के भी इतनी बड़ी रकम थी कि कई परिवार जीवन भर में भी उसे कमा नहीं पाते थे। भूटान शहर की यात्रा करने का समय आ गया है। शाओ यान ने अपने पैसे जमा करने के लिए रखे गए कई काले कार्ड निकाले, जिनमें से प्रत्येक में अधिकतम 5000 सोने के सिक्के रखे जा सकते थे। अंधाधुंध महंगी चीजों के पीछे भागना भद्दा साबित होगा। कम से कम जियाओ यान यह जानती थी कि जिन कई खजानों पर हर कोई लार टपकाता था, वे शुनेर की नजरों में उल्लेख करने लायक भी नहीं थे। लेकिन शाओ यान को कभी
भी किसी लड़की को औपचारिक रूप से उपहार देने का अनुभव नहीं था, जिसके कारण वह एक मुश्किल स्थिति में फंस गया। वह भूटान शहर में घूम सकता है, शायद उसे वहां कुछ ऐसी अच्छी चीजें मिल जाएं जो किसी लड़की को पसंद आ जाएं। यह सोचकर जियाओ यान ने जुनैर को विशेष रूप से बताए बिना ही दृढ़ता से प्रस्थान किया, जिसका पूरा उद्देश्य उसे आश्चर्यचकित करना था। इसी समय भूटान शहर में जियाली परिवार के भीतरी आंगन में विशेष अतिथियों का एक समूह पहुंचा। कुल प्रमुख जियाली बहुत दिनों बाद मिले। जो व्यक्ति आया वह ओबा परिवार के मुखिया आओ बापा के अलावा और कोई नहीं था, जिनकी साधना 3 सितारा महान डो मास्टर के स्तर की थी। और उनके सामने एक दुबला पतला अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था, जो जियाली परिवार का मुखिया गेल भी था, जिसकी साधना भी 3 सितारा महान डो मास्टर के स्तर की थी। इस बार कुल प्रमुख ओबा को आमंत्रित करने का कारण भी एक महत्वपूर्ण घटना है, जो शियाओ परिवार से संबंधित है। शियाओ परिवार का नाम सुनते ही आओ बापा ने भी अपनी भौहें सिकोड़ लीं। शियाओ परिवार भूटान शहर की मूल शक्ति नहीं थी। ऐसा कहा जाता था कि दशकों पहले वे जियामा साम्राज्य के एक प्रमुख परिवार थे और उनके पास एक डो वांग विशेषज्ञ भी था। हालांकि उस समय कुछ दुर्घटनाओं के कारण, जिनके चलते डो वांग का पतन हुआ, जियाओ परिवार को इस भूटान शहर में शरण लेनी पड़ी और वह उनके अंतर्गत आने वाले 3 प्रमुख परिवारों में से एक बन गया। मूल रूप से दशकों के दौरान 3 प्रमुख परिवार त्रिपक्षीय संतुलन बनाए रख सकते थे, लेकिन जियाओ परिवार की इस पीढ़ी में एक अद्वितीय प्रतिभा जियाओ यान प्रकट हुई। शाओ यान की प्रतिभा असाधारण थी। 11 वर्ष की आयु में ही वह डो वांग का अभ्यासी बन चुका था। भविष्य में शायद वह शाओ परिवार को एक और डो वांग विशेषज्ञ प्रदान कर सके। इस तरह तीनों प्रमुख परिवारों का संतुलन अनिवार्य रूप से बिगड़ जाएगा और जियाली परिवार और ओबा परिवार निश्चित रूप से शियाओ परिवार में समाहित हो जाएंगे। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए जियाली परिवार ने गुप्त रूप से शियाओ यान को निशाना बनाने की योजना बनाई थी। लेकिन डो प्रैक्टिशनर के पद पर पदोन्नत होने के बाद जियाओ यान 3 साल तक जियाओ परिवार से बाहर नहीं निकली और घर के अंदर ही बंद रही, जिसके कारण यह योजना भी बीच में ही अटक गई। हालांकि कुछ ही समय पहले शियाओ परिवार में उनके द्वारा भेजे गए एक अंदरूनी सूत्र ने सूचना दी कि शियाओ यान पहले ही शियाओ परिवार को छोड़कर किसी अज्ञात कारण से अकेले भूटान शहर की ओर रवाना हो गई है। यह 1000 साल में एक बार मिलने वाला अवसर था। जियाओ यान को हराया जा सकता था या नहीं, यह इसी एक कार्रवाई पर निर्भर था। भाई ओबा, मैं संक्षेप में ही बात कह देता हूँ। शियाओ परिवार का पुत्र कुल प्रमुख शियाओ यान ने 11 वर्ष की आयु में ही डो ची की बवंडर जैसी शक्ति उत्पन्न करके डो अभ्यासी का दर्जा प्राप्त कर लिया था। अब 3 वर्ष बीत चुके हैं और मुझे डर है कि वह पहले ही 5 सितारा डो अभ्यासी से भी अधिक शक्तिशाली हो चुका है। यदि हम इस बच्चे को ऐसे ही बढ़ने देते रहे तो एक बार जब वह डो लिंग बन जाएगा तो भूटान शहर में हमारे 2 प्रमुख परिवार नहीं रह जाएंगे। गेल बी के चेहरे पर गंभीरता थी और इसका निहितार्थ स्पष्ट था। तो भाई जियाली का मतलब है शियाओ यान को पहले से ही खत्म करना? हाँ, यह सही है। अगर हम और आप जल्दबाजी में कोई कदम उठाते हैं तो हमारा निशाना बहुत बड़ा होगा और इससे निश्चित रूप से शियाओ परिवार की अंतिम प्रतिशोध की कार्रवाई होगी। हालांकि गुप्त रूप से हत्यारों को भेजना संभव है। जब तक दूसरा पक्ष सबूत पेश नहीं कर पाता तब तक शियाओ परिवार को यह पता चलने पर भी कि यह काम हमने किया है, भावनात्मक और तार्किक रूप से वे अंत तक हमसे लड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। इस मामले की योजना 3 साल पहले से बनाई जा रही थी। इस दौरान गेल बी ने त्रुटिरहित पूर्णता के लिए योजना की बार-बार जांच पड़ताल और संशोधन किए। तो इस बार जब भाई जियाली मुझसे मिलने आए हैं तो क्या वे मेरे ओबा परिवार को भी कुछ प्रयास करने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं? आओ बापा कितना चतुर था, उसने सीधे सीधे गेल बी के उद्देश्य का उल्लेख कर दिया। हाँ बिल्कुल सही, भाई ओबा को होंठ और दांत का सिद्धांत तो पता ही होगा, है ना? अगर शियाओ यान नहीं मरी तो हमारे दोनों प्रमुख परिवार बर्बाद हो जाएंगे। गेल बी के शब्द निराधार नहीं थे। एक ऐसा परिवार जिसे उनके पूर्वजों ने 100 से अधिक वर्षों तक अथक परिश्रम से चलाया था, उसे इस तरह दूसरों द्वारा निगल लिया जाना, चाहे वह कोई भी हो, वे इससे समझौता नहीं करेंगे। आओ बापा ने गेल बी की ओर देखा और धीमी आवाज में पूछा, मुझे आश्चर्य है कि भाई जियाली कितने लोगों को भेजने की योजना बना रहे हैं। मैंने पहले ही 10 5 सितारा डो अभ्यासी आत्मघाती सैनिकों और एक 7 सितारा डो अभ्यासी आत्मघाती सैनिक की व्यवस्था कर ली है। इन सभी को मैंने विशेष रूप से प्रशिक्षित किया है और इनकी साधना तकनीक और डो तकनीक मेरे जियाली परिवार की सामान्य तकनीकों से भिन्न है। उस समय यदि इन्हें पकड़ लिया जाए या मार दिया जाए तो भी इसका संबंध मेरे जियाली परिवार से नहीं जोड़ा जा सकेगा। यह सुनकर आओ बापा को बहुत आश्चर्य हुआ। आपको पता होना चाहिए कि उनके जैसे परिवार के लिए भी इतने सारे डो अभ्यासी तैयार करने में अथाह धन और समय खर्च करना पड़ता है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शियाओ यान को खत्म करने के लिए गेल बी को इस हद तक जाना पड़ेगा। कुछ देर सोचने के बाद आओ बापा ने भी गेल बी की योजना पर सहमति जताते हुए कहा, ठीक है, अनिर्णय की स्थिति में महान कार्य करना मुश्किल होता है। मेरा ओबा परिवार भी इस योजना में शामिल होगा। मैं हत्या में भाग लेने के लिए 5 5 सितारा दांव अभ्यासी और एक 7 सितारा दांव अभ्यासी को भेजूंगा। इसके अलावा मैं अपने ओबा परिवार के अद्वितीय चीसील करने वाले पाउडर के 5 भाग भी निकालूंगा। इस तरह भले ही शियाओ यान 9 सितारा डोजे हो, मैं ऐसा कर दूंगा कि वह कभी वापस न लौट पाए। आओ बापा का जवाब सुनकर आखिरकार गेल बी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने दूसरे पक्ष को ठीक उसी चीसील करने वाले पाउडर के लिए अपने पक्ष में करने की कोशिश की थी। चीसील करने वाला पाउडर एक प्रथम श्रेणी की औषधीय गोली थी, लेकिन यह एक आक्रमण प्रकार की औषधीय गोली थी। पाउडर के रूप में छिड़के जाने पर इसे सांस लेने वाले व्यक्ति की डोची संकुचित और सील हो जाती है, जिससे थोड़े समय में इसका संचार होना मुश्किल हो जाता है और यह 9 सितारा डोजे तक सील कर सकता है। ओबा परिवार के चीसील करने वाले पाउडर के साथ भले ही जियाओ यान पहले से ही 9 सितारा डोजे हो, फिर भी आगे कोई रास्ता नहीं बचेगा। समय किसी का इंतजार नहीं करता भाई जियाली। मैं योजना बनाने के लिए अभी परिवार के पास वापस जा रहा हूँ। ओबा परिवार के चले जाने के बाद गेल बी ने अपने हाथ में एक और लाल रंग का पत्र निकाला जिसके अंदर 1 लाख सोने के सिक्के थे। इस पत्र को शैडो पवेलियन तक पहुंचा दो और कह दो कि मेरा जियाली परिवार किसी की हत्या करने के लिए 1 लाख सोने के सिक्के खर्च करने को तैयार है। गेल बी के चेहरे पर भयावह भाव थे। अभी भी एक सबसे महत्वपूर्ण तुरुप का पत्ता बाकी था। शैडो पवेलियन उत्तर पश्चिमी महाद्वीप का सबसे रहस्यमय हत्यारा संगठन था और ऐसा कहा जाता था कि इसका मुख्यालय ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में स्थित था। इसकी शाखाएं आसपास के कई साम्राज्यों में फैली हुई थीं। जब तक कोई पैसा खर्च कर सकता था वह पर्याप्त ताकत वाले हत्यारों को काम पर रख सकता था। 1 लाख सोने के सिक्के 5 स्टार डो मास्टर को शैडो पवेलियन में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करने के लिए काफी थे। यही गेल बी की असली निर्णायक चाल थी। जियाओ परिवार, जब तक मैं गेल बी यहाँ हूँ तुम लोगों को फिर से उठने का मौका कभी नहीं मिलेगा। गेल बी की निगाहें ठंडी और उदास थीं। उन्होंने उदासीनता से शियाओ परिवार के अंत की घोषणा कर दी। 3 अध्याय 3 लड़की अध्याय 3 युवा लड़की जियाली परिवार और ओबा परिवार के मुखबिर पूरे भूटान शहर में फैले हुए थे। ये सभी सूचनादाता नश्वर प्राणी थे जिनके पास लगभग कोई डो क्यूई नहीं थी।
जब सामान्य डो प्रैक्टिशनर किसी व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उनके शरीर पर मौजूद डो ची अनजाने में बाहर की ओर रिसने लगती है, जिससे अन्य डो प्रैक्टिशनरों के लिए इसका पता लगाना बहुत आसान हो जाता है। शुद्ध नश्वर प्राणियों में इस क्षमता का बिल्कुल अभाव था, यही कारण था कि गेल बी ने उन्हें चुना। इस बार गेल बी ने वुटान शहर में 200 से अधिक नश्वर मुखबिरों को तैनात किया, जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने संबंधित क्षेत्र के लिए जिम्मेदार था। उनका संचार पूरी तरह से ट्रांसमिशन स्पिरिट पल्स पर निर्भर था, जो एक निश्चित दूरी के भीतर संदेश भेज सकते थे, और आमतौर पर प्रत्येक की कीमत लगभग 20 सोने के सिक्के होती थी। आम इंसानों के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च करके इन्हें खरीदना बिल्कुल असंभव था। इसका पूरा खर्च पर्दे के पीछे से जियाली परिवार द्वारा उठाया गया था। शियाओ यान को खत्म करने के लिए जियाली परिवार ने इस बार सचमुच बहुत बड़ी रकम खर्च की थी, और इन सैकड़ों ट्रांसमिशन स्पिरिट पल्स की कीमत कम से कम 10,000 सोने के सिक्कों के बराबर थी। हालांकि अन्य व्यवस्थाओं की तुलना में यह पहले से ही सबसे महत्वहीन कड़ी थी। यहां तक कि गेल भी स्वयं भी निष्क्रिय नहीं थे। उन्होंने परिवार को जल्दी छोड़ दिया और वुटान शहर आ गए। उसे केवल एक ही काम करना था, और वह था शियाओ जान की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखना। उसने जो अनेक प्रकार की संरचनाएं बनाई थीं, उनमें से केवल शियाओ परिवार के एकमात्र महान डो मास्टर के पास ही उन्हें तोड़ने की योग्यता थी। हालांकि जब तक वह दूसरे पक्ष को विलंबित करता रहेगा, भले ही उसे पहले से ही कुछ गड़बड़ होने का आभास हो गया हो, वह कभी भी शियाओ यान का समर्थन नहीं कर पाएगा। उसने इस योजना की तैयारी में 3 साल बिताए थे, हर कदम की बारीकी से गणना की थी। अगर जियाओ यान पहले ही डो मास्टर बन चुका होता, तब भी आज उसकी निस्संदेह मृत्यु हो जाती। शियाओ यान पहले ही शियांग्यू स्ट्रीट पर आ चुकी है और बाओयू कार्यशाला में प्रवेश कर चुकी है। शियाओ यान बाओयू कार्यशाला से निकलकर फानिंग स्ट्रीट की ओर जा चुकी है। शियाओ यान पहले ही आधे घंटे के लिए वानबाओ पैविलियन में प्रवेश कर चुकी है। शियाओ यान वानबाओ मंडप से निकलकर किंगडम कार्यशाला की ओर चल पड़ी है। शियाओ यान की हर हरकत पर कड़ी नजर रखी जा रही थी, और निगरानी के लिए जिम्मेदार नश्वर प्राणियों को अपना काम पूरा मानने के लिए केवल शियाओ यान की अंतिम गतिविधि की रिपोर्ट करना आवश्यक था। गेल भी इन लोगों को जल्दबाजी में शियाओ यान का पीछा करने नहीं देगा। किसी नश्वर प्राणी का किसी डो अभ्यासी का पीछा करने की इच्छा रखना अपने आप में एक कोरी कल्पना थी। हालांकि अगर यह सिर्फ एक नजर ही होती, तो भले ही जियाओ यान ने दूसरे पक्ष की नजर को नोटिस कर लिया होता, वह इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता। हमारी 101 काशू वेबसाइट याद रखें। शियाओ यान किंगडम वर्कशॉप के खजाने के स्टॉल में घुस गई है और 1 घंटे से बाहर नहीं निकली है। मुखबिर की अंतिम रिपोर्ट के साथ गेल बी को पता चल गया था कि सही समय आ गया है। सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाओ, 4 रास्तों में बंट जाओ और खजाने के गोदाम के चारों प्रवेश द्वारों दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम से प्रवेश करो। तुम्हें यहीं पर शियाओ यान को रोकना और मारना होगा। हाँ, गेल बी द्वारा प्रशिक्षित मृत्यु रक्षक एक के बाद एक रवाना हुए, और ओबा परिवार के समर्थन से लगभग 20 डो अभ्यासी एक साथ किंगडम कार्यशाला के खजाने के गोदाम में प्रवेश कर गए। इसी दौरान जैसे जैसे ये कुछ घंटे बीतते गए, शैडो पवेलियन के हत्यारे भी लगभग वुटान शहर पहुंच चुके थे। भले ही ये डो प्रैक्टिशनर डेथ गार्ड्स शियाओ यान को न मार सकें, लेकिन जब तक शैडो पवेलियन के हत्यारे मौजूद हैं, शियाओ यान निस्संदेह मर जाएगा। इस समय जियाओ यान ने खजाने की दुकान पर रखे सफेद मोतियों के एक जोड़े को देखा और उसके मन में अचानक रुचि जागृत हुई। बॉस, ये क्या है? खजाने की दुकानों के मालिक वे लोग थे जो दुनिया भर से चीजें इकट्ठा करते थे, और उन पर सभी प्रकार की दुर्लभ वस्तुएं प्रदर्शित की जाती थीं। अक्सर कुछ ऐसी चीजें भी होती थीं जिन्हें स्वयं दुकानदार भी नहीं पहचान पाते थे। आदरणीय अतिथि, आपकी नजर वाकई कमाल की है। यह एक प्रक्षेपण मन का है। जैसे ही आप इसमें डो की ऊर्जा प्रवाहित करेंगे, यह मन का उस व्यक्ति की छवि को प्रतिबिंबित करेगा। यह एक अनमोल खजाना है जो मैंने कहीं और से इकट्ठा किया है। अगर आपको ये वाकई पसंद है, तो मैं आपको ये दोनों 100 सोने के सिक्कों में दे दूंगा। हालांकि जैसे ही दुकानदार ने कीमत बताई, शियाओ यान का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। अतिथि, अगर आपको यह कीमत बहुत ज्यादा लग रही है, तो हम अभी भी बातचीत कर सकते हैं। 80 सोने के सिक्के कैसे रहेंगे? अगर यह भी ठीक नहीं रहा, तो 75 भी चलेगा। स्टॉल मालिक को लगा कि शियाओ यान को कीमत अनुचित लग रही है, और वह असंतुष्ट है, इसलिए उसने सक्रिय रूप से मोलभाव करना शुरू कर दिया। ये लो 150 सोने के सिक्के, मैं मोती खरीद रहा हूँ। और हाँ मालिक, आप अपना स्टॉल जल्दी समेट लीजिए, यहाँ तुरंत एक भयंकर लड़ाई होने वाली है। शियाओ यान ने दूसरे पक्ष की ओर एक थैला फेंका और मोतियों की जोड़ी को अपनी भंडारण अंगूठी में रख दिया। स्टॉल मालिक की उम्र 40 वर्ष से अधिक थी, और वह 2 सितारा डो अभ्यासी भी था। शियाओ यान की ओर से आ रही जानलेवा भावना को भांपते हुए वह समझ गया कि दूसरा पक्ष झूठ नहीं बोल रहा है। उसने तुरंत अपना नीला कपड़ा लपेटा और अपने सारे सामान के साथ जल्दी से भाग गया। इस समय शियाओ यान के आसपास मौजूद लगभग 1 दर्जन डो अभ्यासकर्ताओं ने एक प्रारंभिक घेरा बना लिया था, और सभी चौराहों को सील कर दिया गया था। शियाओ यान ने पहले से ही घातक इरादे की झलक महसूस की। उसने अपने मन में एक विचार दौड़ा कर पाया कि लगभग 1 दर्जन डो अभ्यासी उसकी दिशा में आ रहे थे। हालांकि वे अच्छी तरह से भेस बदले हुए थे और आम राहगीरों की तरह दिख रहे थे, लेकिन उनके जानलेवा इरादे को छिपाया नहीं जा सका। यह जियाओ यान की भी गलती थी कि वह जुनैर के लिए जन्मदिन का उपहार चुनने पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रही थी, और शुरू से ही इन लोगों की उपस्थिति का पता लगाने में विफल रही। कुल 17 डो प्रैक्टिशनर हैं, और वे सभी 5 सितारा से ऊपर के हैं। यह सोचकर हैरानी होती है कि वे सभी मेरे लिए आ रहे हैं। कितना खर्चीला खर्चा है। शियाओ यान ने तुरंत ही प्रतिद्वंद्वी की संख्या और ताकत का अंदाजा लगा लिया, जिससे यह पुष्टि हो गई कि वे उसे ही निशाना बना रहे थे। शियाओ यान का मानना था कि उसने किसी को नाराज नहीं किया था। इस स्थिति के उत्पन्न होने का एकमात्र कारण यह था कि उसका अस्तित्व दूसरों के लिए खतरा था, और इतने सारे डो प्रैक्टिशनरों को, यहाँ तक कि अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति का उपयोग करके भी हराने की क्षमता रखने वाले व्यक्ति के लिए वह जानता था कि यह निश्चित रूप से जियाओ परिवार का विरोध करने वाले अन्य 2 प्रमुख परिवार ही होंगे। हालांकि अगर वे केवल इन 2 अभ्यासकर्ताओं को ही भेजते हैं, तो यह उन्हें कुछ ज्यादा ही कम आंकना होगा। जियाओ यान ने किसी विशेष दिशा में आगे बढ़ने का चुनाव नहीं किया। ये लोग संयोगवश ही उसे वर्षों से किए गए उसके साधना के परिणामों का परीक्षण करने का अवसर दे रहे थे। 50 मीटर, 30 मीटर, मौत के रक्षक धीरे धीरे करीब आते गए। जब तक वे 10 मीटर की दूरी तक नहीं पहुंच गए, तब तक सभी ने अपना भेस उतार दिया और एक एक करके अपने हथियार निकाल लिए। सबसे आगे दौड़ रहे चारों डो अभ्यासी ने एक शब्द भी बर्बाद नहीं किया। सीधे डो ची का प्रयोग करते हुए शियाओ यान की ओर दौड़ पड़े। अत्यंत उच्च पद मध्यवर्ती पवन आत्मा खंडित तलवार जैसे ही जियाओ यान हमला करने ही वाली थी, जियाओ यान के पीछे से अनगिनत तलवारों की आकृतियां प्रकट हुई, और उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से चारों डो अभ्यासकर्ताओं के संयुक्त हमले को एक ही व्यक्ति की ताकत से विफल कर दिया। सभी मृत्यु रक्षक स्तब्ध रह गए, और यहाँ तक कि शियाओ यान स्वयं भी कुछ हद तक आश्चर्यचकित था। उसे इस व्यक्ति के हमले की उम्मीद नहीं थी।
इतने सारे लोग मिलकर एक व्यक्ति को परेशान कर रहे हैं, क्या आप वयस्कों में अब भी थोड़ी शर्म बची है? एक सुरीली और मधुर युवा लड़की की आवाज सुनाई दी, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उस युवती ने चंद्रमा के समान सफेद रंग का वस्त्र पहना हुआ था और उसकी कलाई पर बादल के आकार की चांदी की तलवार की आकर्षक आकृति बनी हुई थी। क्लाउड मिस्ट संप्रदाय के लोग उसकी सूरत बेमिसाल थी और उसकी उम्र भी शाओ यान के लगभग बराबर थी। कम से कम जितने लोगों को उसने देखा था, उनमें से केवल शाओ शुन एर ही उससे बेहतर थी। मदद के लिए आगे आने वाली इस युवती को बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि जियाओ यान उस हड़ताल को अभी सुलझा सकता था, फिर भी उसने शिष्टाचारवश उस युवती को धन्यवाद दिया। हालांकि युवा लड़की ने जियाओ यान की कृतज्ञता के प्रति कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी। गलत मत समझिए, मैं आपकी मदद नहीं करना चाहती, मुझे बस लगता है कि इतने सारे लोगों द्वारा अकेले आपको परेशान करना बहुत ही अप्रिय है। उस युवती की बातों से शियाओ यान मन ही मन मुस्कुराई। वह सचमुच एक नखरीली लड़की थी। 4 अध्याय 4 योद्धा की शक्ति अध्याय 4 1-2 मास्टर की शक्ति क्या हो रहा है? यहाँ दूसरा व्यक्ति क्यों है? उस युवती के अचानक प्रकट होने से सभी आत्मघाती लड़ाके चौंक गए, लेकिन यह सोचकर कि दूसरा पक्ष शियाओ परिवार का युवा मुखिया है, उसके साथ किसी का उसकी रक्षा करना भी पूरी तरह से स्वाभाविक था। एक साथ हमला करो और उन्हें मार डालो। यहाँ तक कि 15 साल की एक युवती का सामना करते हुए भी इन लोगों की आंखों में जरा सी भी दया नहीं थी। आखिरकार उनके पूरे परिवार पर ही परिवार का नियंत्रण था। यदि उनकी मृत्यु हो जाती तो उनके पूरे परिवार को मुआवजे की एक बड़ी राशि मिल सकती थी, लेकिन यदि उन्होंने युद्ध से भागने का साहस किया, उन्हें न केवल परिवार की ओर से प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा, बल्कि वे अपनी पत्नियों और बच्चों को भी इसमें फंसा देंगे। हम क्या ये लोग सचमुच पागल हैं? उस युवती ने पहले तो इसे सामान्य लड़ाई समझा, लेकिन अब वह इन लोगों के मन में हत्या का इरादा स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। वे सचमुच इस आदमी को मारना चाहते थे। युवती, तुम में बहुत साहस है, लेकिन ये सब लोग मेरे पीछे पड़े हैं। अगर तुमने जल्दबाजी में दखल दिया तो तुम्हें निश्चित रूप से विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। 4 5 सितारा 2 अभ्यासकर्ताओं के संयुक्त हमले को एक ही प्रहार से विफल करने में सक्षम होना, इस प्रकार की शक्ति वास्तव में बहुत मजबूत थी। अफसोस की बात यह थी कि यहाँ बहुत अधिक लोग थे, यहाँ तक कि एक नॉन-स्टार 2 भी शायद बिना किसी नुकसान के पीछे हटने में सक्षम नहीं होता। हालांकि शाओ यान की विनम्र सलाह ने उस युवती के तिरस्कार को और भी बढ़ा दिया। ये तो बस खोखले डौची वाले कुछ मामूली लोग हैं, और फिर भी ये इस युवती को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। बल्कि आपको पीछे हट जाना चाहिए, मैं अकेले ही इन सबका निपटारा कर सकती हूँ। उस युवती का मूल स्वभाव बुरा नहीं था, लेकिन उसके भीतर प्रतिस्पर्धा की भावना प्रबल थी। शियाओ यान की यह बात सुनकर उसके मन में विद्रोही भावना और भी प्रबल हो गई। इस तथ्य के साथ साथ कि वह आमतौर पर एक बड़े शहर में रहने के कारण विलासिता और आराम के जीवन की आदी थी, वह स्वाभाविक रूप से वुटान शहर जैसी छोटी जगहों को नीचा देखती थी और स्वाभाविक रूप से यह नहीं सोचती थी कि यहाँ के लोग इतने दुर्जय हो सकते हैं। शाओ यान के शब्दों ने उसके अंदर लड़ने की भावना को जगा दिया, जिससे वह खुद को साबित करने के लिए और भी उत्सुक हो गई। यह देखा जा सकता था कि युवती के हाथ में मौजूद पतली तलवार डोची के प्रभाव में ठहरी हुई थी, साथ ही हल्की हवा के झोंके बह रहे थे जो नीले रंग की रोशनी से चमक रहे थे। यह डोची द्वारा प्रवर्धित एक तीक्ष्ण हथियार था। अत्यंत उच्च पद मध्यवर्ती प्रवाहमय कैटकिन मूवमेंट तकनीक। उस युवती ने अकेले ही कई आत्मघाती योद्धाओं का सामना किया। उसका हर कदम हवा पर सवार होने जैसा था और उसकी गति सभी आत्मघाती योद्धाओं से कहीं अधिक थी। जब भी वह तलवार से वार करती, दुश्मन के शरीर पर तलवार का निशान छोड़ देती। कुछ ही पलों में 5 या 6 दाऊ अभ्यासी उसकी तलवार की शक्ति से घायल हो चुके थे। उस युवती ने जानलेवा वार नहीं किया, उसने केवल इन लोगों को घायल किया। लेकिन यह सामान्य भी था। उसकी उम्र की किसी भी लड़की में अभी तक हत्या और वध करने की वैसी निर्णायक प्रवृत्ति नहीं थी। यह छोटी बच्ची कितनी बहादुर है। एक पल के लिए कई आत्मघाती योद्धा वास्तव में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाए और युवती ने भी धीरे धीरे अपनी लंबी तलवार को एक तरफ रख दिया और थोड़ा सीना फुलाते हुए कहा, अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो तुम सब इस युवती से दूर चले जाओ, वरना अगली बार इतना आसान नहीं होगा। उस युवती का मूल उद्देश्य दुश्मन को पीछे धकेलना था। लोगों को मारने के बारे में उसने अभी तक सोचा भी नहीं था। ठीक है, आज आपसे मिलना हमारी बदकिस्मती है। चलिए चलते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगली बार भी आपकी किस्मत इतनी ही अच्छी रहेगी। आत्मघाती हमले के लिए तैयार कई लड़ाकों ने एक दूसरे को देखा, एक दूसरे को कड़वी बातें कहीं और जाने ही वाले थे। हालांकि जैसे ही उस युवती ने अपनी सतर्कता कम की, अचानक कई आत्मघाती लड़ाके मुड़ गए और सफेद पाउडर के कई पैकेट उस युवती की ओर बिखेर दिए गए। युवती ने एक पल के लिए आराम किया और जल्दी से डौची का प्रयोग करके विरोध करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काफी धूल पहले ही उसके मुंह में चली गई थी। क्या बात है? उस युवती को तुरंत पूरे शरीर में कमजोरी महसूस हुई और उसकी डोची भी अवरुद्ध हो गई, जिससे उसका रक्त संचार बाधित हो गया। उसका शरीर डगमगा रहा था, ऐसा लग रहा था मानो वह अपना संतुलन खोकर पीछे की ओर गिर जाएगी। ठीक इसी क्षण एक हाथ उसकी पतली कमर के चारों ओर लिपटा हुआ था, उसके शरीर को सहारा दे रहा था। मैंने पहले भी कहा था कि अकेले आपके लिए इन लोगों से निपटना बहुत मुश्किल है, और ये सभी लोग मुझे मारने आ रहे हैं, वे आसानी से कैसे रुक सकते हैं? सबसे पहले हरकत करने वाला व्यक्ति शाओ यान ही था। उसे थोड़ी सी डोची छोड़ते हुए देखा जा सकता था और तीव्र अग्निप्रकाश ने पल भर में हवा में मौजूद सारी धूल को जलाकर राख कर दिया। यह कैसे संभव है? वह अभी भी डोची का उपयोग कैसे कर सकता है? सभी आत्मघाती योद्धा स्तब्ध रह गए। यह चीसी करने वाला पाउडर आखिरकार प्रथम श्रेणी की औषधीय गोली थी, और यहाँ तक कि 9 सितारा डोजे भी शायद ही इसका प्रतिरोध कर पाता। उनकी आंखों के सामने यह युवक पूरी तरह से स्वस्थ कैसे था? यह चीज वाकई थोड़ी परेशानी वाली है, लेकिन मेरे लिए यह अभी भी देखने लायक नहीं है। शाओ यान का स्वर और भी निराशाजनक होता गया। जब उसने आखिरी 3 शब्द कहे तो उसके शरीर पर मौजूद डोची धीरे धीरे प्रकट होने लगी और एक गहरे लाल रंग के जालीदार वस्त्र में तब्दील हो गई। डोची जालीदार वस्त्र? आप डॉ मास्टर के स्तर तक पहुंच चुके हैं? हे भगवान, यह कैसे संभव है? इस क्षण अंततः सभी आत्मघाती 2 अभ्यासी योद्धाओं को यह समझ में आ गया कि शुरू से अंत तक दूसरे पक्ष द्वारा उन जैसे लोगों को कभी गंभीरता से नहीं लिया गया था। यहाँ तक कि उसकी बाहों में झुकी हुई छोटी लड़की की आंखों में भी सदमा साफ झलक रहा था। उसकी आंखों के सामने मौजूद यह युवक, जो उसकी ही उम्र का था, वास्तव में पहले ही 2 मास्टर बन चुका था। क्या एक 2 अभ्यासी किसी 2 मास्टर को हरा सकता है? इसका उत्तर है हाँ, लेकिन इसके लिए या तो उन्हें अत्यंत उच्च कोटि की साधना तकनीक और 2 तकनीक की आवश्यकता होगी, या फिर उन्हें इतनी अधिक मात्रा में 2 तकनीक से दबाना होगा कि दूसरा पक्ष उसका सामना करने में पूरी तरह असमर्थ हो जाए। लेकिन यह बिल्कुल स्पष्ट था कि घटनास्थल पर मौजूद लगभग 1 दर्जन लोगों पर ही निर्भर रहना जियाओ यान को धमकाने के लिए पर्याप्त नहीं था।
सभी को मौका देते हुए मुझे बताओ, आखिर किसने तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा है? दरअसल जियाओ यान ने स्वाभाविक रूप से परिणाम का अनुमान लगा लिया था। इस तरह से पूछना केवल जियाओ परिवार को अन्य दो महान परिवारों के खिलाफ सक्रिय रूप से युद्ध शुरू करने का एक कारण देना था। शाओ यान का स्वभाव हमेशा से यही रहा है कि अगर कोई मुझे नाराज नहीं करेगा तो मैं भी किसी को नाराज नहीं करूंगा। चूंकि दूसरा पक्ष उसे जान से मारने की इतनी बुरी तरह से इच्छा रखता था, इसलिए उसके लिए दया दिखाना भी असंभव था। हम भले ही तुम एक दो मास्टर हो तो क्या हुआ, हम साथ मिलकर हमला करेंगे, शायद हम उसे मार सकेंगे। आत्मघाती लड़ाके मौत से नहीं डरते थे, बल्कि व्यर्थ मरने से डरते थे। और आज तो भागना भी व्यर्थ था। बेहतर यही होगा कि शियाओ यान से आपसी विनाश तक लड़ लिया जाए। कितनी अफसोस की बात है, गलत जवाब। शियाओ यान की आभा पूरी तरह से फूट पड़ी। एक हाथ से उसने उस युवती को पकड़ रखा था, जबकि दूसरे हाथ से वह डोची ऊर्जा का संघनन करने लगी। अत्यंत गहन निनस्तरीय महान ज्वाला हथेली। शियाओ यान के हाथ में मौजूद डोची का संघनन पूरा हो गया और उसने एक ही प्रहार में जोरदार तरीके से आगे की ओर धक्का दिया, जिससे उच्च तापमान वाली एक शक्तिशाली हथेली की हवा निकली। बूंद एक क्षण के लिए 2 क्यूई में विस्फोट हुआ और पूरा खजाना स्टोर भयानक प्रभाव और आग की रोशनी से ढक गया। ग्रेट फ्लेम पाम के सीधे प्रहार से घायल हुए कई डॉ प्रैक्टिशनर पल भर में राख में बदल गए और इसके बाद फैले झटके से बाकी सभी लोग भी घायल हो गए, जिससे वे ताजा खून थूकने लगे। महज एक ही बार में उसने 1 दर्जन से अधिक 2 अभ्यासकर्ताओं को परास्त कर दिया। यही थी शियाओ यान की युद्ध शक्ति। और शेष बचे हुए 2 अभ्यासी आत्मघाती योद्धाओं के 5 आंतरिक अंगों में भी भीषण दर्द हो रहा था, मानो कोई भयंकर आग उनके दिलों को झुलसा रही हो, और वे जमीन पर इधर-उधर लुढ़क रहे थे। लेकिन बचे हुए लोगों को जल्द ही एहसास हो गया कि उनका मिशन पहले ही विफल हो चुका है। साथ ही जलने के दर्द के कारण उन्होंने तुरंत अपनी जान लेने का फैसला किया। पलक झपकते ही पूरे खजाने के भंडार में 1 दर्जन से अधिक शव जुड़ गए। क्या आप ठीक हो? सभी आत्मघाती लड़ाकों को हराने के बाद जियाओ यान ने अपनी बाहों में बंद युवती की ओर देखा। इतनी नजदीकी दूरी पर उस युवती से निकलने वाली सुगंध ने जियाओ यान को कुछ असामान्य अनुभूति दी। उस युवा लड़की को भी इसी क्षण एहसास हुआ कि वे दोनों कुछ ज्यादा ही करीब आ गए हैं, और उसने तुरंत शियाओ यान के आलिंगन से खुद को छुड़ा लिया। तुम बेशर्म हो? उस युवती का चेहरा एकदम लाल हो गया। वह गुस्से और शर्म से भरी निगाहों से शाओ यान को घूर रही थी। हालांकि उसे और भी ज्यादा गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि एक अजनबी आदमी ने उसे पकड़ रखा था, फिर भी उसके साथ यात्रा कर रहे एल्डर गे ने कोई हरकत नहीं की। 5 अध्याय 5 जुनैर, मैं बेशर्म कैसे हो सकता हूँ? अगर मैंने तुम्हारा साथ न दिया होता तो शायद तुम अब तक जमीन पर पड़े होते। क्या तब यह और भी बदतर नहीं होता? लड़की के आरोप का सामना करते हुए जियाओ यान ने असहाय होकर कंधे उचका दिए। उसने कभी भी उसका फायदा उठाने के बारे में नहीं सोचा था। आप लड़की पलटवार करना चाहती थी, लेकिन ध्यान से सोचने पर उसे लगा कि यह बात वास्तव में तर्कसंगत है, इसलिए अंत में उसने कुछ नहीं कहा। लगता है कि युवा मालकिन को खूब पसंद किया जा रहा है। वो भूटान शहर में इतनी जल्दी नए दोस्त बना रही हैं। जब दोनों आपस में बहस कर रहे थे, तभी एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे प्रकट हुआ। उस बूढ़े आदमी की ताकत जबरदस्त थी, और यहाँ तक कि शियाओ यान को भी थोड़ा दबाव महसूस हुआ। इस तरह की आभा जियाओ यान ने केवल अपने पिता पर ही इसका प्रभाव महसूस किया था। स्पष्ट रूप से दूसरा पक्ष एक महान 2 मास्टर था। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए अगर किसी 2 अभ्यासी लड़की के साथ कोई महान 2 गुरु हो तो वह क्लाउड मिस्ट संप्रदाय की उच्च श्रेणी की शिष्या होनी चाहिए। बड़े गे, आप अभी कहा गए थे? क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं? लड़की ने भौहें चढ़ाई। असल में वह शिकायत करना चाहती थी, लेकिन थोड़ी देर पहले दूसरे व्यक्ति की बाहों में रहने की याद आने पर वह एक पल के लिए शर्मा गई और चिढ़ भी गई, और फिर भी कुछ बोल नहीं पाई। ओह, क्या इस युवक ने आपके साथ कुछ किया? ये ने हल्की सी मुस्कान दी। दरअसल वह बहुत पहले ही सब कुछ समझ चुका था, लेकिन जानबूझकर अनभिज्ञता का नाटक कर रहा था। वह कुछ देर के लिए इसलिए चला गया क्योंकि उसे आभास हुआ कि एक शैडो पवेलियन मौजूद है। 2 मास्टर यही घात लगाए बैठा था। ये ने पहले सोचा कि दूसरा पक्ष उसकी छोटी मालकिन को निशाना बना रहा है। आखिरकार, हालांकि छोटी मालकिन असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थी, वह स्वभाव से अहंकारी भी थी। इसके अलावा परिवार की विभिन्न शक्तियों के बीच खुले और गुप्त संघर्षों को देखते हुए किसी का यंग मिस से छुटकारा पाने की इच्छा रखना स्वाभाविक था। वह छाया मंडप 2 मास्टर को उसने रोक लिया। दोनों पक्षों के बीच हाथापाई हुई और दूसरा पक्ष बुरी तरह घायल होकर भाग गया। वापस लौटने पर इसका वर्तमान स्वरूप प्राप्त हुआ। छोड़ो, मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगा। आज हमारे पास अभी भी महत्वपूर्ण काम है और यहाँ समय बर्बाद करने का समय नहीं है। इस बार वह चुपके से परिवार को दरकिनार करके भूटान शहर आई थी। अगर उसके दादाजी को पता चल जाता तो वह निश्चित रूप से क्रोधित हो जाते। अंत में लड़की ने शियाओ यान को घूर कर देखा और फिर बूढ़े आदमी के साथ शियाओ यान की नजरों से उछल हो गई। जहां तक शियाओ यान की बात है, आसपास पड़े शवों पर एक नजर डालने के बाद उसका सड़कों पर घूमना जारी रखने का मन नहीं रहा। भाई शियाओ यान जुनैर को साथ लिए बिना चुपके से खेलने चले गए। मैं लाइव क्यों जा रहा हूँ? जैसे ही वह शियाओ परिवार में लौटी, शियाओ शुनएर ने ठीक समय पर प्रवेश द्वार पर शियाओ यान को रोक दिया। शियाओ यान को थोड़ी असहजता महसूस हुई और वह हंसते हुए बोली, अरे छोटी बहन, शुनर की धर्म दृष्टि से कुछ भी नहीं बच सकता। इसके बाद जियाओ यान ने एक इमेज प्रोजेक्शन बीड निकाला और उसे जियाओ जुनएर को दे दिया। जुनैर, क्या तुम्हारा जन्मदिन जल्द ही आने वाला है? यह सोचकर कि मैंने तुम्हें कोई उपहार नहीं दिया है, मैं विशेष रूप से भूटान शहर में घूमने गया और तुम्हारे लिए मोतियों की यह जोड़ी खरीदी। भूटान शहर में सामने आई परेशान करने वाली चीजों के बारे में शियाओ यान ने कुछ नहीं कहा। वह इस वजह से शुनैर का मूड खराब नहीं करना चाहता था। यह क्या है? शुनैर ने सुखद आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ इमेज प्रोजेक्शन बीड को लिया, उसे अपने हाथ में पकड़ा और उससे खेलने लगी। यह एक छवि प्रक्षेपण मन का है। जब तक आप इसमें डोची ऊर्जा का संचार करते हैं, यह उस व्यक्ति की शक्ल प्रदर्शित कर सकता है। अपनी बात समाप्त करते हुए जियाओ यान ने सफेद मनके में अपनी डोची ऊर्जा प्रवाहित करके दिखाया और तुरंत ही उस पर डोची ऊर्जा के स्वामी का रूप प्रकट हो गया। और जियाओ जुनएर ने भी जियाओ यान की नकल करते हुए उसमें अपनी खुद की ऊर्जा दो जी समाहित कर दी। जल्द ही जुनएर की छवि भी उस पर दिखाई देने लगी। मुझे आखिरकार पता चल गया कि ये मन के जोड़े में क्यों आते हैं। चूंकि ऐसा ही है, इसलिए मैं भाई शियाओ यान के साथ मन का स्वीकार करूंगा और शुनएर का मन का भाई शियाओ यान को दे दूंगा। शियाओ शुनएर को यह उपहार बहुत पसंद आया। इसके जरिए वह अपने भाई शियाओ यान को कभी भी देख सकती थी। ठीक है शुनएर, मुझे अभी कुछ जरूरी काम करने हैं, इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। शियाओ शुनएर ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। आगे बढ़िए भाई शियाओ यान। शुनएर, ठीक है। शुनएर मुस्कुराते हुए शियाओ यान को जाते हुए देखती रही। शियाओ यान के जाते ही उसका चेहरा एकदम उदास और कठोर हो गया। शिक्षक लिंग, क्या यह पता चल पाया है कि भाई शियाओ यान को कौन निशाना बना रहा है? शियाओ
शुन एर के पीछे की परछाई मुड़ी और उसमें से एक बूढ़ा आदमी नीचे उतरा। उस बूढ़े व्यक्ति का ऑरा अत्यंत भयावह था, जो वुतान शहर में किसी से भी कहीं अधिक था, और यहाँ तक कि पूरे जियामा साम्राज्य में भी शायद ही कुछ ही लोग ऐसे थे जो उसकी बराबरी कर सकते थे। फिर भी जियाओ जुन एर के सामने वह व्यक्ति भी महज एक नौकर ही था। युवा मालकिन को रिपोर्ट करते हुए हत्या को अंजाम देने वाले वुतान शहर के दो अन्य प्रमुख परिवारों जियाली परिवार और ओबा परिवार के मुखिया थे। जहां तक उनके द्वारा किराए पर लिए गए हत्यारों की बात है, वे शैडो पैवेलियन से आए थे और उन हत्यारों का सिर मैंने काट डाला है। लिंग यिंग का जवाब सुनकर जियाओ जुन एर के उदास चेहरे पर आखिरकार थोड़ी नरमी आई। शैडो पवेलियन, ये गटर में रहने वाले चूहे बहुत लंबे समय से बहुत आराम से जी रहे हैं। इनका मुख्यालय ढूंढो। मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें उकसाना उनके बस की बात नहीं। शैडो पवेलियन का प्रभाव बहुत अधिक था। इसने अतीत में डो वांग और यहां तक कि डो हुआंग के विशेषज्ञों की भी हत्या कर दी थी, लेकिन शियाओ शुन एर के परिवार के सामने वे अभी भी महज एक चूहे के समान थे। समझ गई मालकिन, लेकिन जियाली परिवार और ओबा परिवार का क्या होगा? मालकिन के एक इशारे पर कल सुबह ये दोनों परिवार वुतान शहर से तुरंत गायब हो जाएंगे। हालांकि अप्रत्याशित रूप से जियाओ जुन एर का जियाली परिवार और ओबा परिवार के खिलाफ कोई कदम उठाने का इरादा नहीं था। वुतान शहर के मामलों में आपको कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है। वे तो बस दो बदबूदार कीड़े हैं। भाई शियाओ यान उनसे खुद निपट सकते हैं। शाओ शुन एर की योजनाओं के संबंध में शिक्षक लिंग ने कभी हस्तक्षेप नहीं किया था। एक सेवक के रूप में उन्हें केवल उन्हें क्रियान्वित करने की आवश्यकता थी। ठीक है, फिलहाल आपके लिए यहाँ कुछ नहीं है। आप पहले अपना नाम वापस ले सकते हैं। शाओ शुन एर ने हाथ हिलाकर लिंग यिंग को पीछे हटने का इशारा किया। जी हाँ युवती, लेकिन जाने से पहले यह बूढ़ा नौकर एक बात पूछना चाहता है। युवती जल्द ही दो साधना की साधिका बनने वाली है। कुल प्रमुख की इच्छा के अनुसार तब तक चाहे युवती को प्राचीन जेड के बारे में कोई खबर मिले या न मिले, उन्हें परिवार में वापस लौटना होगा। लिंग यिंग की बातें सुनकर जियाओ शुन एर के चेहरे के भाव एक बार फिर बदल गए। इतने वर्षों में उसने लगभग कभी भी सक्रिय रूप से साधना नहीं की थी। वह डो प्रैक्टिशनर बनने के उद्देश्य से अपनी डो ची की वृद्धि को भी दबा देती थी। थोड़ी देर बाद क्षेत्र फिर भी 10 साल तक टालने के बाद आखिरकार उसे वह कदम उठाना ही पड़ा। और जियाओ जुन एर को भी यह बात पूरी तरह से स्पष्ट थी कि केवल परिवार के भीतर ही वह सबसे परिपूर्ण विकास प्राप्त कर सकती है। आखिरकार अगर उसकी ताकत अपर्याप्त होती तो उसे परिवार के भीतर बोलने का कोई अधिकार नहीं होता और न ही वह उस व्यक्ति की रक्षा कर पाती। मुझे पता है अभी कुछ समय बचा है। मुझे भाई शियाओ यान के साथ आखिरी बार जाने दीजिए। असल में जियाओ जुन एर इस दिन के आने से बेहद भयभीत थी, लेकिन कुछ दिन पहले जियाओ यान ने उससे जो शब्द कहे थे उससे उसका वह डर भी हवा में गायब हो गया। आखिरकार भाई शियाओ यान ने उससे कभी झूठ नहीं बोला था। वंश की इस परख के बिना भी जियाओ यान निश्चित रूप से उसके पदचिह्नों को पकड़ने में सक्षम होगी। जी हाँ गुरुलिंग, मैं आपको एक काम सौंपना चाहता हूँ। मेरे लिए पृथ्वी श्रेणी की अग्नि प्रकृति साधना तकनीक तैयार कीजिए। मैं जाने से पहले भाई शियाओ यान को उपहार देना चाहता हूँ। साथ ही इसे मेरी निजी विनती समझिए। परिवार में किसी को मत बताइएगा। शाओ शुन एर और लिंग यिंग के बीच का रिश्ता मालिक नौकर का था और उसमें कुछ हद तक बड़े छोटे भाई बहन का स्नेह भी था। आखिरकार जब से शियाओ शुन एर 4 साल की थी, लिंग यिंग ने चुपके से उसकी रक्षा की थी। अब जब 10 साल बीत चुके हैं तो यह कहा जा सकता है कि शिक्षिका लिंग ने शियाओ शुन एर को बचपन से बड़ा होते देखा है। मैं समझ गया सुश्री, मैं इस मामले को संभाल लूंगा। बोलते बोलते लिंग यिंग का शरीर हवा में ऐसे गायब हो गया मानो वह कभी प्रकट ही न हुआ हो। 6 अध्याय 6 निवारण अध्याय 6 निवारण वुतान शहर में शियाओ परिवार के बैठक कक्ष में शियाओ झान का चेहरा उदास था क्योंकि उसने सभी उच्च पदस्थ सदस्यों को एक साथ बुलाया। तीनों बुजुर्गों के लिए शियाओ जान को इस हालत में देखना दुर्लभ था और उनमें से किसी ने भी जल्दबाजी में बोलने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उन्हें डर था कि इससे उन पर दुर्भाग्य आ जाएगा। आज आप सभी को यहाँ इकट्ठा करने का उद्देश्य एक बात स्पष्ट करना है। वुतान शहर में एक स्टॉल पर दिन दहाड़े मेरे बेटे शियाओ यान को 5 सितारा स्तर से ऊपर के 1 दर्जन से अधिक 2 अभ्यासकर्ताओं ने घेर लिया था। जैसे ही शियाओ जान ने ये शब्द कहे, बैठक कक्ष में मौजूद सभी लोगों के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। 5 सितारा स्तर से ऊपर के 1 दर्जन से अधिक 2 प्रैक्टिशनर, इस तरह की ताकत के साथ वे शायद कुछ नव पदोन्नत 2 मास्टर्स से भी लड़ने में सक्षम थे। हालांकि सबसे भयावह बात यह थी कि जियाओ यान की उम्र अभी 16 वर्ष भी नहीं हुई थी, फिर भी वह इतने सारे लोगों की संयुक्त घेराबंदी से पूरी तरह से सुरक्षित निकलने में सक्षम था। हालांकि वे शियाओ यान की प्रतिभा के रूप में प्रतिष्ठा से अवगत थे, फिर भी तीनों वरिष्ठ भी शियाओ यान की ताकत की सटीक सीमा के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं थे। यह तो सरासर घिनौना है। किसी की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह हमारे शियाओ परिवार को निशाना बनाए? आखिर वह कौन है? शाओ परिवार के मुखिया का स्वभाव उग्र था और यह सुनकर उनका क्रोध भी भड़क उठा। क्या इस बारे में सोचने की भी जरूरत है? इतने कम समय में इतने सारे 2 अभ्यासियों को इकट्ठा करके सुनियोजित तरीके से हत्या में भाग लेना जियाली परिवार और ओबा परिवार के अलावा और कौन हो सकता है? क्या इन बदमाशों ने ऐसा करके यह स्पष्ट कर दिया है कि वे हमारे शाओ परिवार के साथ युद्ध करना चाहते हैं? कुछ समय के लिए शियाओ परिवार के भीतर न्यायोचित आक्रोश छा गया। आज उन्होंने शियाओ यान की हत्या करने की हिम्मत की तो कल वे कुल प्रमुख की हत्या करने की हिम्मत करेंगे। अगर शियाओ परिवार कोई जवाब नहीं देता तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि वे 2 प्रमुख परिवारों के बीच बने गठबंधन से डरते हैं? मुझे लगता है कि चूंकि जियाओ यान को कोई चोट नहीं आई है, इसलिए इस मामले को सार्वजनिक करना उचित नहीं है। फिलहाल कोई और कार्रवाई न करना ही बेहतर है और जियाओ परिवार द्वारा कोई और कदम उठाने के बाद हिसाब किताब निपटा लिया जाएगा। बोलने वाला व्यक्ति द्वितीय वरिष्ठ था, जो बड़ी बातों को छोटी और छोटी बातों को नगण्य मानने की वकालत करता था। आखिरकार शियाओ परिवार अभी भी विकास के दौर में था और इस समय अन्य 2 प्रमुख परिवारों से टकराव किसी के लिए भी लाभकारी नहीं होता। दरार बैठक कक्ष में मेज पर एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी और थप्पड़ मारने वाला व्यक्ति शियाओ परिवार का मुखिया शियाओ झान था। इस आप बाद में निपटाएंगे। बूढ़े साहब, आप ऐसा कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? दूसरा पक्ष पहले ही खुलेआम मेरे शियाओ जान के बेटे को रोककर मार रहा है। अगर इस मामले को ऐसे ही छोड़ दिया गया तो वुतान शहर में शियाओ परिवार की प्रतिष्ठा कैसे बचेगी? शियाओ झान स्वयं भी एक सतर्क और शांत स्वभाव का व्यक्ति था और परिवार के हितों की खातिर वह कई चीजों का त्याग कर सकता था। यह मामला केवल उनके अपने जैविक पुत्र से संबंधित था और वे इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। शियाओ झान अपनी पत्नी की मृत्यु से पहले की उस अंतिम इच्छा को कभी नहीं भूल पाएगा जिसमें उसने उससे अपने 3 बच्चों की अच्छी देखभाल करने का अनुरोध किया था। अगर शियाओ यान की हत्या कर दी जाती है तो भूमिगत रूप से लिंग्याओ से मिलने के लिए उसके पास क्या सम्मान बचेगा? शियाओ जान, अपनी पहचान का ध्यान रखो। तुम शियाओ परिवार के मुखिया हो। क्या तुम सिर्फ एक शियाओ यान के लिए शियाओ परिवार के सैकड़ों लोगों की जान की परवाह नहीं करोगे? तीसरे बुजुर्ग ने भी विरोध जारी रखा।
एक बार जब तीनों प्रमुख परिवार युद्ध में उतर गए तो भले ही शियाओ परिवार जीत जाए, उनकी शक्ति को भारी नुकसान होगा और वे इतने लापरवाह नहीं हो सकते थे। क्या आप सभी मुझे इस मामले में शामिल व्यक्ति को कुछ कहने का मौका देंगे? मूल रूप से जियाओ यान का परिवार के झगड़ों में भाग लेने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसके लिए आगे न आना ठीक नहीं होगा। शाओ यान, भले ही तुम पीड़ित हो, लेकिन यह एक गंभीर पारिवारिक मामला है। तुम जैसे कनिष्ठ व्यक्ति को इस बारे में बोलने की क्या योग्यता है? शियाओ यान के अस्तित्व के कारण तीसरे एल्डर के गुट से संबंधित कई व्यवसाय बहुत पहले ही शियाओ यान को हस्तांतरित कर दिए गए थे, जिससे तीसरे एल्डर के अधीन कई लोग उससे असंतुष्ट हो गए थे। बुजुर्ग, मुझे उपदेश देने के लिए बड़ों जैसा व्यवहार मत करो। अगर तुम्हारा उपनाम भी मेरे जैसा शियाओ न होता तो मैं तुम्हें बहुत पहले ही घूंसा मार चुका होता। तुमने मुझसे पूछा कि मुझे बोलने की क्या योग्यता है, तो मैं तुम्हें बताता हूं कि मुझे बोलने की योग्यता क्यों है। जैसे ही उसकी आवाज बंद हुई, शियाओ यान के शरीर पर मौजूद दोची पूरी ताकत से फूट पड़ी और उसके शरीर पर मौजूद दोची की जालीदार चादर अतुलनीय रूप से स्पष्ट हो गई। क्या सिर्फ 6 सितारा डो मास्टर के रूप में मेरी ताकत ही काफी है? एक 6 स्टार डो मास्टर। वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें चौड़ी हो गईं। आपको पता ही होगा कि शियाओ परिवार में डो मास्टर स्तर से ऊपर की युद्ध शक्ति के मामले में शियाओ यान के बड़े भाई और दूसरे भाई के अलावा जो बाहर भाड़े के सैनिकों की टुकड़ी का विस्तार कर रहे थे, केवल यही तीसरे एल्डर थे। ग्रैंड एल्डर की साधना 3 सितारा ग्रेट डो मास्टर के स्तर पर थी, सेकंड एल्डर की साधना 2 सितारा ग्रेट डो मास्टर के स्तर पर थी और केवल इस थर्ड एल्डर के पास ही 9 सितारा डो मास्टर की शक्ति थी। बात सिर्फ इतनी थी कि उनकी उम्र 50 साल से काफी अधिक हो चुकी थी और इस जीवन में उनके महान दो मास्टर बनने की कोई उम्मीद नहीं थी। फिर भी उसकी आंखों के सामने ही केवल 15 वर्ष की आयु में जियाओ यान ने वास्तव में 6 सितारा डो मास्टर के स्तर तक साधना कर ली थी। सभी लोग शियाओ यान की प्रतिभा के बारे में जानते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस बारे में ठोस रूप से महसूस नहीं किया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि तथाकथित प्रतिभा और उनके बीच का अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हालांकि आज यह कहा जा सकता है कि शियाओ यान ने सभी को करारा जवाब दिया है। 15 वर्ष की आयु में ही उनकी उपलब्धियां इतनी ऊंचाई पर थीं कि कई लोग जीवन भर में भी उस स्तर तक नहीं पहुंच सकते। तीसरे एल्डर, जो पहले तक अभी भी अहंकारी दिख रहे थे, इस समय बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। आखिरकार वह इस समय केवल 9 सितारा डो मास्टर थे। लेकिन जियाओ यान बहुत छोटी थी और एक महान दो मास्टर, एक दो लिंग या यहाँ तक कि एक दो वांग बनने के लिए सफलता प्राप्त करना लगभग निश्चित था। दूसरी ओर जियाओ जान के चेहरे पर अपार खुशी झलक रही थी। उन्हें पहले से ही आभास था कि उनका बेटा अब तक एक दो मास्टर बन चुका होगा, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि महज 3 वर्षों में जियाओ यान एक दो प्रैक्टिशन से 6 सितारा डो मास्टर बन जाएगा। जहां तक शियाओ शुन एर की बात है, वह हमेशा मुस्कुराती रहती थी और उसकी आंखों में प्रशंसा झलकती थी। शियाओ यान ने तुरंत अपनी डोची शक्ति को नियंत्रित कर लिया। आखिरकार वहां मौजूद हर कोई शियाओ परिवार का सदस्य था। उसने ऐसा सिर्फ इसलिए किया ताकि शियाओ परिवार में सभी को यह पता चल सके कि शियाओ यान के शब्दों का कितना महत्व है। सभी लोग शियाओ परिवार का हिस्सा हैं। आमतौर पर छोटी मोटी कहासुनी और विवाद होना स्वाभाविक है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सभी एक बात याद रखेंगे। अगर मैं शियाओ यान 2 लिंग हूं तो हमारा शियाओ परिवार 2 लिंग गुट है। अगर मैं शियाओ यान 2 वांग हूं तो हमारा शियाओ परिवार 2 वांग गुट है। अगर मैं शियाओ यान 2 हुआंग हूं तो हमारा शियाओ परिवार 2 हुआंग गुट है। शियाओ यान के शब्दों में लोहे के समान दृढ़ता थी, जिससे वहां मौजूद शियाओ परिवार के सभी सदस्य स्तब्ध रह गए। किसी गुट की ताकत इस बात पर निर्भर करती है कि उसका सबसे ताकतवर सदस्य कितना शक्तिशाली है। इस समय पूरे शियाओ परिवार में कोई भी शियाओ यान की बातों पर संदेह या विरोध नहीं कर रहा था। उनकी उम्र में शायद उनके लिए सचमुच एक दो हुआंग बनना संभव था और तब तक जियाओ परिवार शायद उस समय के जियाओ लिन के नेतृत्व वाले काल की समृद्धि को भी पार कर सकता था। वुतान शहर का मंच अंततः बहुत छोटा है। मुझे यह जगह जल्द ही छोड़नी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले जियाली परिवार और ओबा परिवार का सफाया करना होगा। जब शाओ यान ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया तो पूरे शाओ परिवार में किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया और सभी ने शाओ यान के फैसले से सहमति जताई। हालांकि इस विशिष्ट योजना को लागू करने में अभी भी कुछ समय लगेगा। ठीक उसी समय शियाओ परिवार का एक दो प्रैक्टिशन गार्ड तेजी से मीटिंग हॉल में घुस आया। कोई प्रमुख बाहर विशिष्ट अतिथि आए हुए हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। शाओ जान ने माथे पर शिकन डाली। आज शाओ परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर था और चाहे कोई भी विशिष्ट अतिथि हो, वह उन्हें देखना नहीं चाहता था। इन्हें वापस भेज दो। आज हमारे शियाओ परिवार में कोई मेहमान नहीं आ रहे हैं। शाओ जान ने हाथ हिलाकर गार्ड को दूसरे पक्ष को जाने का इशारा किया। हालांकि दूसरे पक्ष ने कहा कि वे क्लाउड मिस्ट संप्रदाय से हैं। क्लाउड मिस्ट संप्रदाय। जैसे ही यह नाम सामने आया, वहां मौजूद सभी लोग बेहद चौंक गए। क्लाउड मिस्ट संप्रदाय पूरे जियामा साम्राज्य का सबसे बड़ा संप्रदाय था और इसके भीतर एक दो हुआंग विशेषज्ञ भी मौजूद था। भला वे उनके इस दूरस्थ छोटे शहर में कैसे आ सकते थे? कितने लोग आए थे? क्या आपने उनके नाम पूछे हैं? क्लाउड मिस्ट संप्रदाय की बात सुनकर जियाओ जान भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अगर उन्होंने दूसरे पक्ष को उकसाया तो जियाओ परिवार के लिए यह एक विनाशकारी आपदा होगी। कुल प्रमुख के उत्तर में केवल 2 लोग आए, एक 60 या 70 वर्ष का एक बूढ़ा व्यक्ति और एक युवा लड़की जिसकी उम्र लगभग युवा कुल प्रमुख के बराबर थी। उसने कहा कि वह नालन परिवार की सदस्य है, जिसका नाम नालन यानरान है। 7 अध्याय 7 अविवाहित पत्नी अध्याय 7 मंगेतर नालन यानरान। यह नाम कुछ जाना पहचाना सा लगता है। शाओ यान ने तुरंत अपने मन में उस घटना को दोहराया और दूसरे व्यक्ति की पहचान याद कर ली। जियामा साम्राज्य के शेरदिल मार्शल नालन जी की पोती नालन यानरान उनकी मंगेतर थीं, जिनसे उनकी जन्म से ही सगाई हो चुकी थी। उस समय जियाओ यान के दादा जियाओ लिन भी एक दो हुआंग विशेषज्ञ थे और नालन जी के जीवन मरण के मित्र थे, जिन्होंने कई बार नालन जी की जान बचाई थी। इसके बाद शियाओ यान और नालन यानरान का जन्म लगभग एक ही समय पर हुआ, इसलिए शियाओ लिन और नालन जी ने एक दूसरे के साथ समझौता किया और बचपन की सगाई तय की। यह बहुत दुख की बात है कि जब शियाओ यान 3 साल की थी, तब शियाओ लिन ने एक दुश्मन से लड़ाई की, बुरी तरह घायल हो गई और बिना इलाज के ही उसकी मृत्यु हो गई। तब से लेकर अब तक शियाओ परिवार और नालन परिवार के बीच संबंध धीरे धीरे बिगड़ते चले गए। बात सिर्फ इतनी थी कि नालन जी ने अपने पूरे जीवन में प्रतिष्ठा को सबसे अधिक महत्व दिया। भले ही शियाओ परिवार का पतन हो गया था, फिर भी उन्होंने इस लिखित समझौते को वापस नहीं लिया। इसी वजह से इतने सालों तक जियाओ यान ने उस दूसरे व्यक्ति का सिर्फ नाम ही सुना था और उसके बारे में और कुछ नहीं जानती थी। हे, ये तो भाई शियाओ यान की मंगेतर हैं। वो वुतान शहर तक इतनी दूर क्यों आई हैं? क्या वो खुद शादी का प्रस्ताव लेकर आई हैं? वैसे सोचो तो सही, मेरे भाई शियाओ यान तो वाकई बहुत लोकप्रिय हैं। शियाओ यान के बगल में बैठी शियाओ जुन एर ने प्यारे से हाव भाव के साथ शरारती अंदाज में शियाओ यान को छेड़ा। उसकी बातों से वास्तव में शियाओ यान को समझ नहीं आया कि वह क्या जवाब दे।
अरे बाप रे शुनैर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चिढ़ाने की। देखो मैं तुमसे कैसे निपटती हूँ। शाओ यान ने गुस्से का नाटक करते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ शाओ शुनैर की ओर बढ़ाए, मानो उसे गुदगुदी करना चाहती हो। भाई शियाओ यान, मेरी जान बख्श दो। शुनैर अगल हटते हुए इस गंभीर परिषद भवन में एक दूसरे के साथ मौजमस्ती कर रहे थे और वहां मौजूद अन्य लोगों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे थे। ठीक है यानर, विशिष्ट अतिथि तुरंत आने वाले हैं, आपको कम से कम अपनी छवि पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अंत में जियाओ जान ने ही बोलना शुरू किया और तभी जियाओ यान और जियाओ जुन चुप हुए और अपनी अपनी सीटों पर वापस बैठ गए। दूसरी पार्टी क्लाउड मिस्ट संप्रदाय से है, मुझे व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत करने जाना होगा, अन्यथा यह उचित नहीं होगा। आपका क्या कहना है यानर? इस पर जियाओ यान ने हाथ हिलाते हुए कहा, पिताजी मुझे परिवार के बाहर के मामलों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मैं उनमें शामिल नहीं होऊंगा। शाओ झान ने इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा और मेहमानों का स्वागत करने के लिए कुछ बुजुर्गों को लेकर शाओ परिवार के द्वार की ओर चल दिए। शाओ जान मुस्कुराते हुए द्वार से बाहर निकले और बोले, आज मुझे पता चला कि एक विशिष्ट अतिथि आ रहे हैं और पता चला कि वे नालन की भतीजी हैं। आपने मेरे वुतान शहर आने से पहले मुझे सूचित नहीं किया। कोई जल्दी से शराब और भोजन तैयार करो, हमारे शाओ परिवार में शिष्टाचार की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जियाओ जान ने लोगों को जल्दी से एक भोज तैयार करने का आदेश दिया। जियाओ यान की इस मंगेतर के मामले में जियाओ जान जरा भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। हालांकि उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि वर्तमान शियाओ परिवार नालन परिवार के साथ उच्च पदों पर पहुंच सकेगा, लेकिन उनका अपना बेटा अब इतना कुशल हो चुका था कि नालन यानरान के साथ मुकाबला करने में उन्हें कोई शर्मिंदगी नहीं हुई। दावत की कोई जरूरत नहीं है। इस बार मैं अपने गुरु और दादाजी से यह बात छुपाकर आया हूँ। मैं इनका परिचय कराता हूँ, ये हैं एल्डर गे, ये क्लाउड मिस्ट संप्रदाय के एक भिक्षु। यह सुनकर कि दूसरा पक्ष क्लाउड मिस्ट संप्रदाय से आया है और साथ ही नालन यानरान के शरीर पर मौजूद पोशाक को देखकर जियाओ जान तुरंत कुछ समझ गया। क्लाउड मिस्ट संप्रदाय जियामा साम्राज्य का सबसे बड़ा संप्रदाय था और नालन यानरान असाधारण प्रतिभा से संपन्न थी, क्योंकि कुछ साल पहले क्लाउड मिस्ट संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख युन युन ने उसे निजी शिष्य के रूप में स्वीकार किया था। शायद कुछ दशकों में वह क्लाउड मिस्ट संप्रदाय की नई संप्रदाय प्रमुख बन जाएगी। ठीक इसी वजह से उसकी प्रतिष्ठा लगातार बढ़ती गई और यहाँ तक कि नालन परिवार भी उसे आसानी से नियंत्रित नहीं कर सका। तो एल्डर गे, नालन की भतीजी एल्डर गे, बाहर बात करने की जगह नहीं है, कृपया अंदर आइए। शाओ जान ने उन दोनों का मुख्य हॉल में प्रवेश करने पर स्वागत किया, जबकि शाओ यान काफी देर से कमरे के अंदर अपनी मंगेतर को देखने के लिए उत्सुकता से टकटकी लगाए हुए था। जैसे ही नालन यानरान ने मुख्य हॉल में कदम रखा, शियाओ यान और नालन यानरान दोनों की आंखें चौड़ी हो गईं। यह आप है? शाओ यान और नालन यानरान दोनों को बेहद आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह वही व्यक्ति होगा जिससे वे पहले खजाने की दुकान पर मिले थे। इसके विपरीत ये के चेहरे पर एक छिपी हुई मुस्कान थी, क्योंकि यह पहले से ही अपेक्षाओं के अनुरूप था। आखिरकार जियाओ यान की एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में ख्याति बहुत पहले ही क्लाउड मिस्ट संप्रदाय और जियामा साम्राज्य के शाही परिवार में फैल चुकी थी। इसके अलावा पूरे वुतान शहर में किशोरावस्था में ही 2 मास्टर के स्तर तक पहुंचने में सक्षम लोगों में से मुझे डर है कि जियाओ यान एकमात्र ऐसी थी। जब नालन यानरान का सामना चीसील करने वाले पाउडर से हुआ था, तब ये ने कोई हरकत नहीं की। इसका एक कारण यह भी था कि उसने अनुमान लगाया था कि यह युवक शियाओ यान है। इस तरह इससे दोनों के बीच होने वाली मुलाकात पर एक अच्छा पहला प्रभाव पड़ सकता है। आखिरकार जियाओ यान जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को क्लाउड मिस्ट संप्रदाय और जियामा साम्राज्य के शाही परिवार दोनों से अपार ध्यान मिला। क्लाउड मिस्ट संप्रदाय के एक भिक्षु के रूप में उन्हें स्वाभाविक रूप से संप्रदाय पर विचार करना था और नालन यानरान के रिश्ते के माध्यम से जियाओ यान और क्लाउड मिस्ट संप्रदाय को एक साथ बांधना था। शायद कुछ दशकों में क्लाउड मिस्ट संप्रदाय में एक साथ 2 दुहुआंग विशेषज्ञ होंगे। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि भाई शियाओ यान ने मुझे यह बताने से इनकार कर दिया कि वह कहाँ गए थे। पता चला कि उनका किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल गया था। यह नालन बहन वाकई बहुत सुंदर है। शियाओ यान की प्रतिक्रिया देखकर शियाओ शुन के मन में कुछ दुविधा पैदा हुई, लेकिन वह केवल दिखावा कर सकती थी कि उसे परवाह नहीं है और अपने विचारों को छिपाने के लिए उसने शियाओ यान के साथ सबसे पसंदीदा मजाक का सहारा लिया। हाँ, तो यानेर और नालन की भतीजी तो बहुत पहले ही मिल चुकी हैं, फिर मुझे ज्यादा परिचय कराने की जरूरत नहीं है। चूंकि नालन की भतीजी यानेर को ढूंढने आई है, तो आप नौजवान लोग आपस में निजी तौर पर बात कर सकते हैं, हम बूढ़े लोग इसमें दखल नहीं देंगे। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है अंकल शियाओ जान। कुछ मामलों को सबके सामने खुलकर बोलने से सुलझाना आसान होता है। नालन यानरान ने फिर शियाओ यान की ओर देखते हुए कहा, इस बार मैं वुतान शहर अपने लिए भी आई हूँ। मेरे दादाजी ने शियाओ परिवार के ओल्ड मास्टर शियाओ के साथ शियाओ यान और मेरी सगाई तय की थी, लेकिन मुझे उनका यह प्रस्ताव मंजूर नहीं है। मेरा भाग्य मैं खुद चुनूंगी। नालन यानरान के शब्दों से वहां मौजूद शियाओ परिवार के सदस्यों के चेहरे गंभीर हो गए, यहाँ तक कि ये का चेहरा भी थोड़ा उदास हो गया। दरअसल शियाओ परिवार के कई सदस्यों को पहले से ही आभास था कि नालन यानरान का अचानक आना शायद अच्छी बात नहीं है। सबसे बुरी संभावना यही थी कि दूसरा पक्ष एक तरफा सगाई तोड़ना चाहता हो। ठीक उसी क्षण नालन यानरान ने अपनी तलवार निकाली और उसे शियाओ यान की ओर तानते हुए कहा, हालांकि मैं दादाजी द्वारा तय की गई सगाई को मंजूर नहीं करती, लेकिन यह मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। अपनी चाल चलो और मुझे साबित करो कि तुम मेरे पति बनने के योग्य हो। नालन यानरान की इस यात्रा का उद्देश्य बहुत स्पष्ट था, वह बस शियाओ परिवार के इस तथाकथित प्रतिभाशाली व्यक्ति की ताकत का परीक्षण करना चाहती थी। उसकी स्वीकृति प्राप्त करना भी बहुत आसान था, जब तक वह उसे हरा सकता था उतना ही पर्याप्त होता। नालन यानरान की बातें सुनकर वहां मौजूद सभी शियाओ परिवार के सदस्यों ने राहत की सांस ली। हालांकि इस अभिव्यक्ति ने नालन यानरान की असंतुष्टि को और बढ़ा दिया। चाचा शियाओ, आप सब इससे क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको सच में लगता है कि मैं शियाओ यान के खिलाफ नहीं जीत सकती? हालांकि शियाओ यान ने पहले जो ताकत दिखाई थी वह बहुत मजबूत थी। आखिरकार उसने जिस साधना तकनीक का अभ्यास किया था उसका स्तर अपेक्षाकृत कम था। क्लाउड मिस्ट संप्रदाय के गुरु की निजी शिष्या होने के नाते और साथ ही एक नॉन-स्टार डोजे होने के कारण वह जरूरी नहीं कि इस प्रतिभाशाली व्यक्ति से कमजोर हो। नालन की भतीजी, मेरा मतलब वो नहीं है। मेरा मतलब यह है कि तुम अभी बहुत छोटी हो, इसलिए ये स्वाभाविक है कि तुम फिलहाल यानेर से कमतर हो। जियाओ जान के होंठ बीच बीच में फड़कते थे, ऐसा लग रहा था मानो वह बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक रहा हो। आखिर जियाओ यान और नालन यानरान एक ही उम्र के थे, जवानी की बात कहां से आई? यदि पहले उसे शियाओ यान को लेकर कुछ चिंताएं थीं, तो शियाओ यान द्वारा अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के बाद उसकी कोई चिंता नहीं रही। यहाँ तक कि शियाओ परिवार के कुछ 2 अभ्यासी भी स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। यदि शियाओ यान एक सितारा 2 मास्टर होती, तो दूसरा पक्ष उसकी नींद पर भरोसा करते हुए थोड़ा बहुत पलटवार कर सकता था। लेकिन समस्या यह थी कि जियाओ यान अब 15 साल का 6 स्टार 2 मास्टर था।
भला इससे मुकाबला कैसे किया जा सकता था? उसके पीछे खड़े ये भी अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं पाए। उनकी अपनी चिंताएं अभी भी बहुत ही निरर्थक थीं। लेकिन वे जितने अधिक इस प्रकार के होते गए, जीवन ऊर्जा उतनी ही बढ़ती गई। नालन यानरान के पास था। क्लाउड मिस्ट संप्रदाय की गौरवशाली स्वर्ग पुत्री होने के नाते जब उसकी तुलना उसके साथियों से की गई तो एक भी व्यक्ति उसके बारे में आशावादी नहीं था। जुनैर, क्या तुम कह रही हो कि मुझे उसके खिलाफ जीतना चाहिए या जानबूझकर हारना चाहिए? दरअसल जियाओ यान के मन में नालन यानरान के लिए कोई भावना नहीं थी। यहाँ तक कि अगर सगाई रद्द भी हो जाती तो भी उसके लिए यह कोई मायने नहीं रखता था। बेशक आपको जीतना ही होगा, लेकिन आखिर वह एक लड़की है। भाई शियाओ यान को दूसरों को इतनी बुरी तरह हारने नहीं देना चाहिए। श्याओ शुन एर निश्चित रूप से यह नहीं चाहती थी कि श्याओ यान किसी और से शादी करे, लेकिन वह इस बात से भलीभांति अवगत थी कि उसके और श्याओ यान के लिए एक साथ रहना मुश्किल होगा। अगर वाकई कोई ऐसी लड़की होती जो श्याओ यान को दिल से पसंद करती तो वह दूसरे व्यक्ति को भी आशीर्वाद देती। ठीक है, चूंकि छोटी बहन शुनैर ने ऐसा कहा है तो देखो मैं उसे कैसे हराती हूँ। 8 अध्याय 8 विचार। दरअसल नालन यानरान को यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि श्याओ यान की वर्तमान ताकत को देखते हुए न तो परिवार और न ही संप्रदाय उसकी सगाई तोड़ने पर सहमत होंगे। उस समय उसके दादा और एल्डर श्याओ के बीच हुआ समझौता अब परिवार और संप्रदाय के लिए श्याओ यान को बांधने का एक उपकरण बन गया था। और नालन यानरान शुरू से अंत तक सिर्फ एक मोहरे की तरह थी। उसके दादाजी उससे कितना भी प्यार करते हों, इस मामले में वे कभी समझौता नहीं करेंगे। इसलिए नालन यानरान ने एल्डर गे को ढूंढा जो आमतौर पर उसकी अच्छी देखभाल करते थे और उनसे उसे बुतान शहर में स्थित श्याओ परिवार के पास लाने के लिए कहा। आगे आने वाली अनगिनत कठिनाइयों के बावजूद वह अपने भाग्य से मुक्ति पाने के लिए अपना ही रास्ता अपनाएगी। श्याओ यान और नालन यानरान के बीच की प्रतियोगिता श्याओ परिवार के क्यूई शोधन कक्ष में निर्धारित की गई थी। यह श्याओ परिवार के कुलीन शिष्यों के लिए एक प्रशिक्षण स्थल था और केवल वे लोग जो 5 स्टार डॉ प्रैक्टिशन से ऊपर के स्तर तक पहुंच चुके थे उन्हें ही अंदर प्रवेश करने की अनुमति थी। यह साधना करने से बाहर की तुलना में आधे प्रयास में दोगुना परिणाम प्राप्त हुआ, जिससे साधना में तेजी से सुधार हुआ और 2 मास्टर बनने की नींव रखी गई। पिछले 3 वर्षों में जियाओ यान ने अपना अधिकांश समय यहाँ कठोर साधना में व्यतीत किया, जबकि उसके समय का एक छोटा सा हिस्सा जियाओ परिवार की पैतृक भूमि के भीतर बीता। इस आयोजन में बहुत कम लोगों ने भाग लिया। जियाओ जान और जियाओ जुन एर के अलावा केवल 3 ग्रैंड एल्डर ही युद्ध देखने के योग्य थे। उनकी प्रतिष्ठा चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, बाकी सभी को प्रवेश करने की मनाही थी। यह सब शाओ यान ने संकेत के तौर पर बताया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि आज के द्वंद्व युद्ध के बारे में बहुत से लोगों को पता चले। दोनों एक दूसरे से 20 मीटर की दूरी पर खड़े थे और मुट्ठी जोड़कर अभिवादन कर रहे थे। यह झड़प महज एक आदान प्रदान थी, जीवन और मृत्यु की लड़ाई नहीं, लेकिन फिर भी उचित शिष्टाचार का पालन करना आवश्यक था। क्लाउड मिस्ट संप्रदाय, नालन यानरान, दो क्यूई विशेषता, हवा खेती, 9 सितारा डूझे। नालन यानरान ने थोड़ा सा सीना फुलाया, उसके चेहरे पर आत्मसंतुष्टि और गर्व का भाव झलक रहा था। अपने प्रतिभाशाली मंगेतर की बराबरी करने के लिए 13 साल की उम्र में डॉ प्रैक्टिशन बनने के बाद से ही वह दिन रात अथक साधना कर रही थी और अंततः 16 साल की उम्र में अपने यौवन समारोह से पहले उसने अपनी वर्तमान शक्ति प्राप्त कर ली। आखिरकार दूसरा पक्ष एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति था जो उससे 2 साल पहले ही दाव प्रैक्टिशन बन चुका था। अगर वह दुगुना प्रयास नहीं करती तो उसे पछाड़ना बिल्कुल असंभव होता। पिछले 2 वर्षों में नालन यानरान ने हमेशा श्याओ यान को अपना लक्ष्य बनाया था और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए साधना के दौरान हर तरह की कठिनाइयों को सहन किया था। यह कहा जा सकता है कि अगर श्याओ यान की प्रतिभा का खिताब इतना शानदार न होता तो वह निश्चित रूप से अपनी वर्तमान सफलता हासिल नहीं कर पाती। एक औपचारिक मुकाबले में एक दूसरे की साधना विशेषताओं की रिपोर्ट करना बुनियादी शिष्टाचार था और नालन यानरान की साधना के बारे में सुनकर आम लोग बहुत प्रभावित होते। 16 वर्ष से कम आयु की एक युवती वास्तव में पहले से ही 9 स्टार डोजे थी और संभवतः अपने वयस्कता समारोह के समय तक 2 मास्टर भी बन सकती थी। इस तरह की प्रतिभा के साथ पूरे जियामा साम्राज्य की युवा पीढ़ी में भी वह शीर्ष 5 में स्थान प्राप्त कर सकती थी। बड़ी अफसोस की बात है, उसके सामने श्याओ यान खड़ा था। हालांकि वह वुतान शहर एक छोटे सीमावर्ती कस्बे से आया था, लेकिन इस प्रतिभा को जियामा साम्राज्य की युवा पीढ़ी का नंबर 1 व्यक्ति कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्या ऐसा कोई नियम है? श्याओ यान ने अपना सिर खुजाया। बात यह नहीं थी कि वह अपनी साधना के बारे में बताना नहीं चाहता था, बल्कि उसे डर था कि कहीं वह दूसरे पक्ष के आत्मविश्वास को ठेस न पहुंचा दे। यह अनिवार्य है। अपनी साधना के बारे में जानकारी देना प्रतिद्वंद्वी के प्रति कोई संकोच न करने, अत्यंत ईमानदारी और सम्मान प्रदर्शित करने का भी प्रतीक है, श्याओ जान ने बगल से समझाया। यह सुनकर श्याओ यान असहाय होकर अपना सिर हिलाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। आखिर वह कैसे कुछ छिपा नहीं सकता था। अगर वह सचमुच कुछ भी नहीं छुपाता तो नालन यानरान निश्चित रूप से उसके हाथों राख हो जाती। हालांकि नियमों के इस प्रकार होने के कारण वह बहुत अधिक अवमानना भी नहीं दिखा सकता था। वुटान शहर का जियो परिवार, जियो यान, दो क्यूई विशेषता, आग खेती, 6 स्टार डू मास्टर, जो शाओ परिवार के सदस्य पहले से ही इस बात को जानते थे, वे काफी शांत नजर आए। दूसरी ओर नालन यानरान के चेहरे पर घोर अविश्वास का भाव था और यहाँ तक कि ये की आंखें भी चौड़ी हो गईं। यह किस प्रकार की असाधारण साधना थी? 6 सितारा डो मास्टर, नालन यानरान ने खुद से पूछा। 15 साल की उम्र में 9 सितारा डोजे हासिल करना पहले से ही एक ऐसी हस्ती थी जो पूरे क्लाउड मिस्ट संप्रदाय को गर्व से नीचा देखती थी। लेकिन ऐसी उपलब्धि प्रतिद्वंद्वी ने न जाने कितने समय पहले हासिल कर ली थी। यह सोचकर नालन यानरान क्रोधित और चिढ़ गई। शक्ति में अंतर को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए उसने अपनी लंबी तलवार पकड़ी और श्याओ यान की ओर वार किया। इसे लो। अत्यंत उच्च पद, मध्यवर्ती, पवन आत्मा को चीरने वाली तलवार। नालन यानरान के हाथों पर तलवार की रोशनी चमकी और अनगिनत परछाइयों में बदल गई, लेकिन श्याओ यान को यह अच्छी तरह से पता था कि तलवार की सभी छवियां नकली थीं, केवल लंबी तलवार ही असली थी। यद्यपि इस 2 तकनीक का स्तर उच्च था, लेकिन इसे निष्पादित करने वाले व्यक्ति की साधना बहुत कमजोर थी और वह मूल रूप से तलवार की ऊर्जा को बाहर की ओर प्रक्षेपित नहीं कर सकता था, इसलिए उसे गति से इसकी भरपाई करनी पड़ी। हालांकि श्याओ यान ने उसकी गति को बहुत पहले ही भांप लिया था, इसलिए इस हमले से उसे कोई खतरा नहीं था। श्याओ यान ने न तो वार से बचने की कोशिश की और न ही पीछे हटा, बल्कि उसने अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगलियों को आगे बढ़ाकर प्रतिद्वंद्वी की लंबी तलवार को सटीक रूप से पकड़ लिया। नालन यानरान ने अपनी पूरी ताकत लगाकर लंबी तलवार निकालने की कोशिश की, लेकिन श्याओ यान के खिलाफ ताकत की इस प्रतियोगिता में जीतने का उसके पास कोई मौका नहीं था। अपनी पूरी ताकत लगाने पर भी वह श्याओ यान को जरा सा भी नहीं हिला सकती थी। यही कारण था कि उनके स्तर में इतना बड़ा अंतर था। एक बार जब शक्ति में अंतर बहुत अधिक हो जाता है तो कोई भी तकनीक घटते प्रतिफल देने लगती है।
इसी क्षण जियाओ यान के दूसरे हाथ से भी डोची ऊर्जा का संघनन शुरू हो गया। यह दृश्य नालन यानरान को उस दो तकनीक की याद दिला गया जो उस साथी ने उसे पकड़े हुए इस्तेमाल की थी। सीधे टक्कर लगने से घायल हुए कुछ लोग मौके पर ही मारे गए और दुश्मन से टकराने के बाद उत्पन्न हुई ऊर्जा की लहर से बाकी सभी लोग भी घायल हो गए। इस क्षण नालन यानरान के मन में एक जली हुई लाश उभर आई, ऐसा लग रहा था मानो यही उसका अंत हो। जैसे जैसे शियाओ यान की हथेली करीब आती गई, उसने अनजाने में अपनी आंखें बंद कर ली। इस क्षण भयानक उच्च तापमान गायब हो गया, केवल एक गर्म उंगली उसके माथे को छूती हुई महसूस हो रही थी। चेकमेट। नालन यानरान ने धीरे से अपनी आंखें खोली और पाया कि उस युवक के सुंदर चेहरे पर मुस्कान खिल उठी थी। किसी अज्ञात कारण से इस क्षण उसके हृदय में एक हलचल सी दौड़ गई। छोटी मिस नालन, इसे मेरी जीत माना जाएगा, है ना? शियाओ यान ने अपनी उंगली वापस खींच ली और प्रतिद्वंद्वी की तलवार भी छोड़ दी। इस क्षण तक नालन यानरान को एहसास हो गया था कि वह पहले ही हार चुकी है। वह एक पिचकी हुई गेंद की तरह थी, कुछ हद तक सुस्त और निराश दिख रही थी। मैं हार गया। मैं समझौते के अनुसार अपनी प्रतिबद्धता पूरी करूंगा। नालन यानरान मुड़ गई, वह अब इस तरह की जगह पर और नहीं रहना चाहती थी। सच कहूं तो मुझे भी बड़ों द्वारा किए गए ये समझौते पसंद नहीं हैं। आखिर अगर मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करनी पड़े जिससे मैं पहले कभी नहीं मिली हूं, तो मुझे भी यह बेहद घृणित लगेगा। अगर छोटी मिस नालन वाकई शियाओ यान को नीचा समझती हैं, तो इस सगाई को तोड़ना भी ठीक रहेगा। इतना कहते ही जियाओ यान ने अपना ब्रश उठाया और तेजी से लिखना शुरू कर दिया। पलक झपकते ही उसने तलाक का पत्र पूरा कर लिया और उस पर अपने हाथ का निशान लगा दिया। जैसे ही यंग मिस नालन अपना हाथ का निशान लगाएंगी, यह विवाह विच्छेद पत्र प्रभावी हो जाएगा। उसके बाद से आप और मेरे बीच यह बंधन नहीं रहेगा। शियाओ यान द्वारा सौंपे गए विवाह विच्छेद पत्र को देखकर नालन यानरान का मन अत्यंत जटिल हो गया। यहाँ आते समय उसने अनगिनत बार उस परिदृश्य की कल्पना की थी जहां दूसरा पक्ष विवाह विच्छेद पत्र पर हस्ताक्षर करने से असहमत हो सकता है। लेकिन जब विवाह विच्छेद का पत्र उसके सामने रखा गया, तो वह हिचकिचाई। इस क्षण अनायास ही एक अवर्णनीय भावना उमड़ पड़ी। हम शर्त तो शर्त होती है। मैं नालन यानरान इस जीवन में तुम्हारी जीवन साथी हूं। जब तक तुम स्वयं तलाक का पत्र नहीं लिखती, मेरे लिए सगाई तोड़ना असंभव है। नालन यानरान ने झट से अपनी तलवार निकाली और एक ही बार में विवाह विच्छेद पत्र को 2 टुकड़ों में काट दिया। बढ़ेगे, चलिए चलते हैं। अगर हम इतनी देर तक दूर रहे तो गुरुजी और दादाजी मेरे बारे में चिंतित होंगे। इतना कहकर नालन यानरान एक उग्र आभा के साथ आक्रामक ढंग से चली गई और अपने पीछे हैरान परेशान शियाओ यान को छोड़ गई। जुनैर, तुम कहती हो कि लड़कियां सचमुच अजीब होती हैं। सगाई तोड़ने के लिए वही आई थी और अंत में सगाई न तोड़ने की इच्छा रखने वाली भी वही थी। एक लड़की के मन को समझना वाकई मुश्किल है। अपने हाथों में मौजूद आधे पन्ने के विवाह विच्छेद पत्र को देखकर जियाओ यान को केवल कुछ हद तक असहायता महसूस हुई। बड़े भाई शियाओ यान हर चीज में माहिर हैं, लेकिन जब बात किसी लड़की के मन की आती है तो उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आता। बगल में खड़ी जियाओ जुनएर ने अपना मुंह ढक लिया और लगातार खिलखिलाकर हंस रही थी। मूर्ख जियाओ यान की तुलना में वह उस समय नालन यानरान के विचारों को कहीं बेहतर ढंग से समझ रही थी। दूसरी पक्ष ने अपने दिल की शर्म को छुपाने के लिए केवल दिखावटी क्रोध का ढोंग किया था। जुनैर को भी इस हालत में देखकर शियाओ यान ने अपना सिर हिलाया। आखिर वो जितनी भी लड़कियों से मिला, सब ऐसी ही क्यों थी? 9 अध्याय 9 अंत्येष्टि। नालन यानरान का मामला महज एक घटना थी। हालांकि शियाओ यान और उसकी सगाई हो चुकी थी, लेकिन शादी का असली समय कब आएगा यह कोई नहीं जानता था। जाने से पहले ये ने शियाओ जान को एक सिफारिश पत्र सौंपा। कुल प्रमुख शियाओ, यह हमारे क्लाउड मिस्ट संप्रदाय का अनुशंसा पत्र है, जिसे हमारे क्लाउड मिस्ट संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर युनलिंग ने स्वयं लिखा है। यदि छोटे मित्र शियाओ यान हमारे क्लाउड मिस्ट संप्रदाय में शामिल होने के इच्छुक हैं, तो आप इस अनुशंसा पत्र का उपयोग करके संप्रदाय प्रवेश परीक्षा को छोड़ सकते हैं और सीधे हमारे क्लाउड मिस्ट संप्रदाय में शामिल हो सकते हैं। यही वह दूसरा महत्वपूर्ण कारण था जिसके चलते ये नालन यानरान के साथ शियाओ परिवार में गया था। इस बार उसके इस कदम को ग्रैंड एल्डर की स्वीकृति प्राप्त थी और इसका उद्देश्य शियाओ यान का विश्वास जीतना था। क्लाउड मिस्ट संप्रदाय से सिफारिश पत्र, और इसे स्वयं ग्रैंड एल्डर ने लिखा था। यह जानना आवश्यक है कि युनलिंग की साधना डो वांग शिखर पर थी। संपूर्ण क्लाउड मिस्ट संप्रदाय में संप्रदाय प्रमुख के अलावा युन उसके शब्द बिल्कुल सटीक थे। उनकी सिफारिश का पत्र प्राप्त कर लेने का मूल रूप से मतलब यह था कि क्लाउड मिस्ट संप्रदाय में शामिल होने से सफलता का मार्ग सुगम हो जाएगा। अगर यह अतीत की बात होती तो जियाओ जान निश्चित रूप से इसे पूरी खुशी के साथ स्वीकार कर लेता, लेकिन शाओ यान द्वारा अब प्रदर्शित की जा रही साधना और प्रतिभा को देखते हुए क्लाउड मिस्ट सेक्ट में शामिल होना कहीं अधिक संभावना है कि एक बोझ बन जाएगा। आखिरकार एक बार किसी संप्रदाय में शामिल हो जाने के बाद व्यक्ति उस संप्रदाय द्वारा प्रतिबंधित हो जाएगा और हर कदम और कार्रवाई संप्रदाय के दृष्टिकोण को दर्शाएगी। क्लाउड मिस्ट सेक्ट में शामिल होने की तुलना में जियाओ जान को और भी अधिक उम्मीद थी कि जियाओ यान जियानान अकादमी में शामिल हो जाएगी। एक अकादमी गुट के रूप में जियानान अकादमी कहीं अधिक उदार थी और स्नातक होने के लिए अकादमी के मिशनों को जबरदस्ती पूरा करने की आवश्यकता नहीं थी। जियानान अकादमी द्वारा विभिन्न अकादमी मिशनों के माध्यम से पुरस्कारों का आदान प्रदान करके छात्रों को भारी मात्रा में संसाधन वापस देने की पद्धति स्वाभाविक रूप से एक जीत-जीत मॉडल थी। इसके अलावा स्नातक होने के बाद भी अपने पूर्व छात्रों के प्रति स्नेह के कारण जियानान अकादमी से निकले और अपने अपने क्षेत्रों में खलबली मचाने वाले कई प्रमुख व्यक्ति अकादमी को सहायता प्रदान करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसके अलावा जियानान अकादमी के पूर्व छात्र पूरी दुनिया में फैले हुए थे और इसकी लोकप्रियता की तुलना क्लाउड मिस्ट संप्रदाय से नहीं की जा सकती थी। इसलिए क्लाउड मिस्ट सेक्ट में शामिल होने की तुलना में जियानान अकादमी में शामिल होना अधिक उज्ज्वल भविष्य प्रतीत होता था। एल्डर गे के नेक इरादों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अस्थायी रूप से इस सिफारिश पत्र को स्वीकार करता हूं। शाओ यान ने पहल करते हुए आगे बढ़कर वह सिफारिशी पत्र एक तरफ रख दिया। कहावत है कि जितने ज्यादा दोस्त होते हैं उतने ही ज्यादा रास्ते खुलते हैं। क्लाउड मिस्ट सेक्ट में जाना भी कोई बुरा विकल्प नहीं था और सिफारिशी पत्र रखने का मतलब यह नहीं था कि उसे जाना ही पड़ेगा। शियाओ यान को सिफारिश पत्र स्वीकार करते देख ये ने भी संतुष्टि से सिर हिलाया। क्योंकि ऐसा है तो मैं क्लाउड मिस्ट सेक्ट में वापस जाकर अपने मिशन की रिपोर्ट दूंगा। सभी को अलविदा, मुझे विदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानर, क्या तुम सचमुच जियानान अकादमी जा रही हो? शाओ जान और कई अन्य बुजुर्गों ने शाओ यान की ओर देखा, लेकिन उनमें से किसी ने भी शाओ यान के फैसले में दखल नहीं दिया। अभी के लिए इसे रहने देते हैं। वैसे भी मैं अभी जवान हूं और मैं जब चाहूं तब फैसला ले सकती हूं। शाओ यान को भी कोई जल्दी नहीं थी। वैसे भी उसका वयस्कता समारोह अभी तक संपन्न भी नहीं हुआ था, तो किसी संप्रदाय में शामिल होने की इतनी जल्दी क्यों? अच्छा, बशर्ते आपके पास अपनी योजनाएं हों।
फिर हमें पिछले प्रश्न पर लौटना चाहिए, हमें जियाली परिवार और ओबा परिवार से कैसे निपटना चाहिए। इस बिंदु के बारे में जियाओ यान ने वास्तव में बहुत पहले ही सोच विचार कर लिया था और यही कारण था कि उसने नालन यानरान के साथ यहीं पर मुकाबला करने का फैसला किया। मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे मैं उन दोनों बूढ़े चोरों को जाल में फंसा सकती हूँ। शियाओ यान के होंठ ऊपर की ओर मुड़े। पिताजी, अब से मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप यह खबर पूरी दुनिया में फैला दें कि नालन यानरान के साथ युद्ध में मैं बुरी तरह घायल हो गई हूँ और लाइलाज घावों के कारण मरने की कगार पर हूँ, और फिर 2 सप्ताह बाद मेरा अंतिम संस्कार कर दें। अंतिम संस्कार। जैसे ही शियाओ यान ने ये शब्द कहे, वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। जी हाँ, एक अंतिम संस्कार। मुझे रोकने और मारने में शामिल सभी 2 प्रैक्टिशनर पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। यहाँ तक कि जियाली परिवार को भी उस समय की विस्तृत स्थिति का कोई अंदाजा नहीं है। इसके अलावा नालन यानरान के साथ मेरे द्वंद्व युद्ध की खबर घटनास्थल पर मौजूद कुछ ही लोगों को पता थी। मुझे परिवार से यह झूठा दावा करवाने की जरूरत है कि मेरी मौत गंभीर लाइलाज चोटों से हुई है, और फिर अंदरूनी सूत्रों की जानकारी का इस्तेमाल करके उन 2 बूढ़े चोरों का भरोसा बढ़ाना है और अंत में बुतान शहर के विभिन्न परिवारों को शियाओ परिवार में आकर मुझे श्रद्धांजलि देने के लिए आमंत्रित करना है। जैसे ही शियाओ यान ने यह कहा, कई बड़े बुजुर्ग तुरंत उसका मतलब समझ गए। यह हांगमेन भोज की योजना थी। अंदरूनी सूत्र? इसका क्या मतलब है? वहां मौजूद सभी लोग बेहद हैरान थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जियाओ परिवार अभी भी अन्य ताकतों के लोगों को पनाह दे रहा है। बिल्कुल सही। मैं 3 साल तक शियाओ परिवार में ही रहा। ऐसा कैसे हो सकता है कि परिवार से बाहर कदम रखते ही मुझ पर हमला हो गया? किसी ने मेरी लोकेशन लीक कर दी होगी। जैसे ही शियाओ यान की आवाज बंद हुई, ग्रैंड एल्डर चिल्लाए बिना नहीं रह सके, यह तो सरासर बेतुका है। मैं तुरंत पूरे कबीले में हर एक की जांच करूंगा, और मुझे यकीन है कि मैं अंदरूनी सूत्र को ढूंढ निकालूंगा। महामहिम, अधीर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस अंदरूनी सूत्र का अभी भी उपयोग है, इसलिए उसे पहले कुछ और समय तक जीवित रहने दें। आखिरकार उसे अब भी उससे सूचना लीक करवाने और अन्य 2 परिवारों को पहले से यह बताने की जरूरत थी कि वह बुरी तरह घायल हो गया है। लेकिन अगर हम हांगमेन भोज का आयोजन भी कर दें, तो भी वे दोनों बूढ़े लोग बेहद धूर्त और रहस्यमय हैं। वे इतनी आसानी से इसके झांसे में कैसे आ सकते हैं? शाओ यान तुरंत हंस पड़ी। चूंकि दूसरा पक्ष मुझे मौत के घाट उतारने के लिए इतनी हद तक जाने को तैयार है, तो वे मुझे सचमुच अपनी आखिरी सांस लेते हुए देखे बिना कैसे चैन से रह सकते हैं? आखिरकार लोग अवचेतन रूप से वही मानते हैं जो वे मानना चाहते हैं। मेरे जीवित रहने या गंभीर चोटों से मरने के 2 विकल्पों में से वे निश्चित रूप से दूसरे विकल्प पर अधिक विश्वास करने को तैयार होंगे। इसके अलावा मुझे पिताजी के सहयोग की भी आवश्यकता है, ताकि मैं एक ऐसा दृश्य प्रस्तुत कर सकूं जिसमें आप अत्यंत दुखी और तड़प से व्याकुल हों। आखिरकार जब तक आप वहां हैं, वे हमारे शाओ परिवार में भोज में शामिल होने की हिम्मत नहीं करेंगे। अंत में कृपया मुझे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए शियाओ परिवार को न चुनें। बेहतर होगा कि भूटान शहर की सर्वश्रेष्ठ अंतिम संस्कार यात्रा दल को चुना जाए और इस मामले को धूमधाम से मनाया जाए। साथ ही इससे दूसरे पक्ष को इस बात की चिंता नहीं होगी कि हम शियाओ परिवार में घात लगाकर हमला करने की योजना बना रहे हैं। उपरोक्त बिंदुओं के साथ भले ही उनके मन में अभी भी संदेह हो, फिर भी वे इस खबर पर विश्वास करने के लिए अधिक इच्छुक होंगे कि मैं मर चुका हूं और आप बीमार हैं। एक बार जब वे एक महान 2 मास्टर को खो देंगे, तो जियाली परिवार और ओबा परिवार निश्चित रूप से गिरते हुए पेड़ की तरह ढह जाएंगे और उसके बंदरों की तरह तितर-बितर हो जाएंगे। जब शाओ यान ने बोलना समाप्त किया, तो पूरा शाओ परिवार अचंभित होकर उसे देखता रह गया। क्या यह अभी भी शियाओ यान ही था? वह इतना रणनीतिक कब से हो गया था? अंत में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है, निष्पादन प्रक्रिया को कैसे पूरा किया जाए। सबसे पहले हमारे शियाओ परिवार में कुल 3 महान 2 मास्टर हैं। पिता, जो 5 स्टार महान 2 मास्टर हैं, ग्रैंड एल्डर, जो 3 स्टार महान 2 मास्टर हैं, और द्वितीय एल्डर, जो 2 स्टार महान 2 मास्टर हैं। इस बीच जियाली परिवार के मुखिया एक 3 सितारा महान 2 मास्टर हैं। गेल बी और 2 1 स्टार ग्रेट 2 मास्टर, जियाली हु और जियाली शिव। ओबा परिवार थोड़ा कमजोर है, जिसमें केवल परिवार के मुखिया 3 स्टार ग्रेट 2 मास्टर हैं। आओ बापा और उनके छोटे भाई प्रथम सितारा महान 2 मास्टर आओ बोरुई। परिणाम स्वरूप हमारे परिवार में कुल 3 महान 2 मास्टर हैं, जबकि लक्ष्य समूह में 5 महान 2 मास्टर हैं। यदि दूसरा पक्ष पूरी ताकत के साथ आता है, तो हमारे लिए उनसे सीधे मुकाबला करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए हमें पहले से ही एक ऐसा अवसर तैयार करना होगा जिससे अन्य महान 2 मास्टर इसमें भाग न ले सकें। साथ ही एहतियात के तौर पर हम 3 लाख सोने के सिक्के खर्च करके शैडो पवेलियन से एक 3 स्टार महान 2 मास्टर को हत्या में सहायता के लिए नियुक्त करेंगे। जब तक 4 बनाम 2 की स्थिति बनी रहेगी, गेलबी और आओ बापा निस्संदेह मारे जाएंगे। यह पूरी योजना शियाओ यान ने बनाई थी। समय की कमी के कारण कुछ विवरणों पर पूरी तरह से विचार नहीं किया गया था। आखिरकार इस योजना को अंजाम देने का आधार यह था कि दूसरा पक्ष वास्तव में हांगमेन भोज में भाग लेने आएगा, जिससे उनकी जुनूनी मनोवैज्ञानिक स्थिति का फायदा उठाया जा सके। यदि दूसरा पक्ष पर्याप्त रूप से जुनूनी नहीं था, तो उसकी योजना वास्तव में सफल नहीं हो सकती थी। हालांकि अगर दूसरा पक्ष उपस्थित नहीं भी होता, तो भी जियाओ यान के पास एक बैकअप योजना थी। तब तक वह सार्वजनिक रूप से उन 2 परिवारों द्वारा उसकी हत्या के सबूत पेश कर देगा, जिससे जियाओ परिवार को अन्य 2 परिवारों के खिलाफ युद्ध घोषित करने का एक उचित और वैध कारण मिल जाएगा। हालांकि उस स्थिति में दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ता। जब तक कोई और विकल्प न हो, जियाओ यान भी उस कदम तक नहीं पहुंचना चाहती थी। 10 अध्याय 10 महान जाल अध्याय 10 विशाल जाल। भूटान शहर से बुरी खबर आई, शियाओ परिवार का सबसे छोटा प्रतिभाशाली बच्चा शियाओ यान गिर गया। कुछ ही दिनों में यह खबर तेजी से फैल गई, पूरे भूटान शहर में जल्दी से फैल गई, और यहाँ तक कि जियामा साम्राज्य के कई गुटों को भी इसकी भनक लग गई। जहां तक शियाओ यान के पतन से संबंधित अफवाहों की बात है, तो उनके कई संस्करण थे। कुछ लोगों का कहना था कि अन्य 2 परिवारों ने गुपचुप तरीके से उसकी हत्या कर दी, जिसके कारण शियाओ यान का पतन हुआ। कुछ अन्य लोगों का कहना था कि क्लाउड मिस्ट संप्रदाय की जियाओ यान की मंगेतर अपने बड़ों द्वारा तय की गई शादी की सगाई से असंतुष्ट थी, इसलिए उसने जियाओ यान के साथ जीवन मरण की लड़ाई लड़ी, जिसके परिणामस्वरूप अंततः जियाओ यान गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई, जिससे वह उबर नहीं सका। हालांकि परिस्थिति चाहे जो भी हो, अंत आश्चर्यजनक रूप से एक जैसा ही था। जियाओ यान वास्तव में मर चुकी थी। कुछ समय के लिए जियाओ परिवार के सभी सदस्यों ने सादे कपड़े और शोकपट्टियां पहनी, यहाँ तक कि जियाओ परिवार के सदस्य भी। कुल प्रमुख जियाओ जान आंतरिक अग्नि के उफान से उत्पन्न अत्यधिक शोक के कारण बिस्तर पर पड़ गए। मूल रूप से 3 प्रमुख परिवारों में से एक रहे शियाओ परिवार की जीवन रेखा रातों रात कट सी गई प्रतीत हुई। क्या यह खबर सच साबित हुई है? जियाली परिवार के भीतरी आंगन में गेलबी ने उस जासूस से बेचैनी से पूछताछ की जिसने शियाओ परिवार के अंदरूनी सूत्र से संपर्क किया था। कुल प्रमुख को जवाब देते हुए मैंने कहा कि यह खबर 100% सच है।
उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से शियाओ यान के शव को ताबूत में रखते हुए देखा था। यह खबर सुनकर गेलबी के होठों के कोने आखिरकार ऊपर की ओर मुड़ गए। मर गई, शानदार मौत मरी। शियाओ यान की मृत्यु उनके लिए दिल से कांटा निकालने जैसी थी, जिससे उनके दिमाग पर पड़ा भारी बोझ आखिरकार हट गया। अब जब शियाओ यान की मृत्यु हो चुकी थी, तो शियाओ परिवार की मूल ऊर्जा को निश्चित रूप से गंभीर क्षति पहुंचेगी। ऐसा प्रतीत होता था कि शियाओ परिवार ने केवल एक युवा प्रतिभा को खोया है, लेकिन वास्तव में इससे शियाओ परिवार के उत्थान की सभी संभावनाएं भी समाप्त हो गईं। कुल प्रमुख शियाओ परिवार अपने परिवार के लिए एक भव्य अंत्येष्टि समारोह आयोजित करने जा रहा है और उस समय वे पूरे वुतान शहर के सभी प्रमुख लोगों को आमंत्रित करेंगे। शियाओ परिवार के बराबर के 3 प्रमुख परिवारों में से एक होने के नाते हमारे जियाली परिवार को भी निमंत्रण अवश्य मिलेगा। क्या हमें जाना चाहिए या नहीं? स्काउट के इन शब्दों को सुनकर गेलबी की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। परिवार के मुखिया के रूप में कार्य करने में सक्षम होने के कारण स्वाभाविक रूप से वह सरल विचारों वाला व्यक्ति नहीं था। हालांकि जियाओ यान की मौत की पुष्टि एक उच्च विश्वसनीयता वाले अंदरूनी सूत्र ने की थी, लेकिन जब जियाओ जान नाम का वह व्यक्ति बिस्तर पर पड़ा था, तो वह इस पर कैसे विश्वास कर सकता था? शाओ परिवार जितनी अधिक कमजोरी दिखाता था, उतना ही यह इस बात का संकेत देता था कि दूसरा पक्ष गुप्त रूप से कुछ ऐसा जमा कर रहा होगा जो कभी भी विस्फोट कर सकता है। अगर उसने जल्दबाजी में कदम उठाया, तो इस बात की भी पूरी संभावना थी कि उसे हर कीमत पर शियाओ परिवार से प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा। शियाओ परिवार अंतिम संस्कार कहाँ करने की योजना बना रहा है? गेलबी ने फिर पूछा। कुल प्रमुख को रिपोर्ट करते हुए, यह अंतिम संस्कार पूरी तरह से मिटीर ऑक्शन हाउस द्वारा आयोजित किया जा रहा है और अंतिम संस्कार के लिए स्थान भी मिटीर ऑक्शन हाउस द्वारा ही चुना गया था। मित्तल परिवार जियामा साम्राज्य के 3 प्रमुख वाणिज्य मंडलों में से एक था और इसके उद्योग पूरे जियामा साम्राज्य में फैले हुए थे। और मितेर नीलामी घर वुतान शहर में मित्तल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक महत्वपूर्ण उद्योग था और इसके प्रभारी मुख्य नीलामीकर्ता याफी थे। इतना बड़ा मामला और शियाओ परिवार ने वास्तव में मित्तल परिवार को इसका ठेका देने का विकल्प चुना। अजीब, यह सचमुच बहुत अजीब है। गेलबी को हमेशा लगता था कि यह सब कुछ बहुत आसानी से हो गया, या यूं कहें कि शियाओ परिवार का पतन बहुत ही सुनियोजित तरीके से हुआ। कुलपति, मुझे संदेह है कि जियाओ परिवार द्वारा अंदर ही अंदर कोई साजिश रची जा रही है। बेहतर होगा कि हम इसमें भाग न लें। जासूस को भीतर साजिश की बू भी आ रही थी और उसने गेलबी को एक सुझाव दिया। तुम बहुत भोले हो। अगर हम नहीं गए तो इससे हमारे जियाली परिवार का शक और भी बढ़ जाएगा। बाहर हमारी हत्या की अफवाहें तेजी से फैल रही हैं और अगर हम नहीं गए तो ये अफवाहें सिर्फ हमारी तरफ ही झुकेंगी। गेलबी ने कुछ देर सोचा और आखिरकार फैसला किया, मैं तो जा ही रही हूँ। मेरे दूसरे और तीसरे भाई को भी जाना होगा। इसके अलावा तुम ओबा परिवार के मुखिया से संपर्क करो और उन्हें भी हमारे साथ चलने के लिए कहो। अगर सच में कोई साजिश है भी, तो क्या उनके शियाओ परिवार के 3 महान डो मास्टर्स ही हमारे 5 महान डो मास्टर्स को हरा सकते हैं? इस दौरान गेलबी को सोते समय भी शियाओ यान के सपने आते थे, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति अंततः उनका बेटा नहीं था। जब भी गेलबी अपने उस निकम्मे बेटे के बारे में सोचता, जो 21 साल की उम्र में केवल एक डॉ प्रैक्टिशनर था, तो उसे बेबसी की लहर महसूस होती थी। शियाओ यान को अपनी आंखों से दफन होते देखे बिना वह किसी भी हालत में निश्चिंत नहीं हो सकता था। जी हाँ कुल प्रमुख, मैं तुरंत ओबा परिवार को सूचित कर दूंगा। स्काउट ने सम्मानपूर्वक पीछे हटते हुए गेलबी को ही वहां अकेला छोड़ दिया। शियाओ परिवार, आप चाहे जो भी योजना बना रहे हो, अपने तरीके से काम करवाने के बारे में सोचना भी मत। शियाओ परिवार ने शियाओ यान के लिए अंतिम संस्कार किया और वुतान शहर के सभी प्रमुख परिवार शोक संवेदना व्यक्त करने आए। ग्रैंड एल्डर शियाओ, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं बालक शियाओ यान से उसके बचपन में मिला था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी कम उम्र में इस दुनिया से चला जाएगा। यह सचमुच दुखद और अफसोसजनक है। शियाओ परिवार, जियाली परिवार और ओबा परिवार के अलावा कुछ अन्य निम्न स्तर की ताकतें भी थीं। उनके परिवार प्रमुख आमतौर पर 2 मास्टर में होते थे। उन्होंने राज्य के प्रति खेद भी व्यक्त किया और जियाओ यान के पतन पर खेद भी जताया। हालांकि अधिकांश लोग केवल सतही तौर पर ही देखते रहे। वास्तविकता में जियाओ यान की मृत्यु से केवल कुछ ही परिवार उसके दुर्भाग्य पर खुशी मनाएंगे। इस बीच जियाओ परिवार कबीले का मुखिया शाओ झान ने अब तक अपना चेहरा नहीं दिखाया था और पूरे अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी शाओ परिवार के ग्रैंड एल्डर पर थी। हालांकि चाहे इन मेहमानों ने सच्ची भावनाएं दिखाई हो या शेखी बधारी हो, ग्रैंड एल्डर शियाओली के चेहरे पर कोई बड़ा भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं दिखा। इस पूरे अंतिम संस्कार का उद्देश्य जियाली परिवार और ओबा परिवार के शीर्ष अधिकारियों को एक ही बार में खत्म करना था। शाओ परिवार ने इस अंतिम संस्कार की तैयारी में ही 100,000 सोने के सिक्के खर्च कर दिए। शाओ यान के शब्दों में, चाहे कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े, जब तक जियाली परिवार और ओबा परिवार के उच्च अधिकारियों को हटाया जा सके, तब तक सब ठीक है। तब तक शियाओ परिवार वुतान शहर में एकमात्र प्रमुख शक्ति बन चुका होगा और खर्च किया गया सारा पैसा शियाओ परिवार को वापस मिल जाएगा। हालांकि जियाओ परिवार पक्ष को जिस बात ने आश्चर्यचकित किया, वह यह थी कि उन्होंने मूल रूप से हत्या में सहायता के लिए एक महान डो मास्टर को भेजने के लिए शैडो पैवेलियन को किराए पर लेने के लिए 300,000 सोने के सिक्के खर्च करने की योजना बनाई थी। अप्रत्याशित रूप से शैडो पवेलियन की तरफ से एक पैसा भी नहीं लिया गया और सीधे 2-3 स्टार ग्रेड डो मास्टर हत्यारों को भेज दिया गया। और शैडो पवेलियन के शाखा प्रमुख द्वारा दिया गया कारण यह था कि किसी ने पहले ही इनाम की राशि अग्रिम रूप से चुका दी थी। वह व्यक्ति जो बिना सोचे समझे चुपचाप 2 महान डो मास्टर्स को नियुक्त करने के लिए इनाम का भुगतान कर सकता था, निश्चित रूप से शियाओ शुन एर का ही काम था, जो आमतौर पर शियाओ यान के सबसे करीब रहता था। शाओ परिवार के लिए लाखों सोने के सिक्के एक बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी, लेकिन शाओ शुन एर के लिए यह ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर थी। वे दोनों महान डो मास्टर हत्यारे अंधकारमय गुणों वाले महान डो मास्टर थे, जो अपनी आभा को छुपाने में माहिर थे। जब तक कोई शक्तिशाली डोलिंग मौजूद न हो, तब तक 9 सितारा महान डो मास्टर के लिए भी उनकी आभा का पता लगाना मुश्किल होता। आधिकारिक तौर पर कोई कदम उठाने से पहले तक, यहाँ तक कि शियाओ परिवार को भी यह नहीं पता था कि आने वाले लोग वास्तव में कौन थे। शाओ परिवार द्वारा बुना गया विशाल जाल पहले ही बिछाया जा चुका था और अब उन्हें बस मछली के चारा लेने का इंतजार करना था। इस समय जियाओ यान बर्फ के ताबूत में लेटी हुई थी। चूंकि गर्मी का मौसम था, इसलिए शव को सड़ने से बचाने के लिए भी बर्फ के ताबूत का इस्तेमाल किया जा रहा था और यह बहुत ही तर्कसंगत था। बेशक इसका मुख्य कार्य गेलबी और आओ बापा को यह स्पष्ट रूप से दिखाना था कि अंदर लेटा हुआ व्यक्ति वास्तव में शियाओ यान ही था। साधारण कपड़ों में सजी शाओ शुन एर शाओ यान के ताबूत के सामने पहरा दे रही थी। अंदर बैठी जियाओ यान सिर्फ मरने का नाटक कर रही थी। बस उसे एक खास अगरबत्ती छिड़कनी थी और वो किसी भी समय जाग सकती थी। हालांकि अपने प्रिय भाई शियाओ यान को अंदर लेटे हुए देखकर उसे हमेशा एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी। चाहे कुछ भी हो जाए, वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ऐसा दिन सच में आए। जब सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था, तभी इस अंतिम संस्कार के मुख्य निशाने पर रहे लोग आखिरकार सामने आ गए।